नो नो सर। सर। तो बताया रीजन क्या था, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, कह सकते हो कि जो प्रोपोर्शन हमारे लिक्विड फेज में रहेगा, सेम प्रोपोर्शन हमारे वेपर फेज में चला जाता है। इस कारण से उसको हम कभी सेपरेट नहीं कर पाते, राइट। यही रीजन होता है हमारा। तो ये ध्यान रखना चाहिए पॉइंट ना, बस अपने नोट्स में नोट कर लो जो हमने लिखा था वहां पे, इस पॉइंट को, सेपरेशन ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर, इसको नोट करो जल्दी से। कुछ लोगों का फोन वगैरह में प्रॉब्लम है, कुछ लोग घर से बाहर हैं, तो रिकॉर्डिंग में लगा दिया मैंने। देखो, सेपरेशन ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ये मैंने बता रखा था कि कभी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्रोपोर्शन सेम रहता है, कंपोजिशन सेम रहता है। सो जो डिस्टिलेशन के बाद आएगा और जो डिस्टिलेशन से पहले रहेगा, दैट बोथ विल बी सेम, सो वी कैन नॉट सेपरेट दिस आउट। इसको नोट कीजिए। व्हेन द एजोट्रॉपिक कंपोजिशन हैज बीन रीच्ड द कंडेंसेट, कंडेंसेट का मतलब वेपर्स, ठीक है। द वेपर्स हैज द सेम कंपोजिशन एज द एजोट्रॉपिक लिक्विड, मतलब जो लिक्विड फेज में तुम्हें दे रखा उसका। द वेपर फेज इज नॉट richer in any component than the liquid phase. Thus, azeotropic mixture cannot be separated beyond the azeotropic composition using distillation. मतलब distillation से हम सेपरेट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। हो गया नोट? देख लो, नोट हो जाए फिर बता देना। बाकी लोग ज्वाइन क्यों नहीं किया, सब छुट्टी में आ रहे हैं क्या? हो गया? कर लिया नोट ये वाला पॉइंट, सेपरेशन ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर, ये वाला डेफिनेशन हो गया सबका। इसके बाद हेडिंग हम लोग चेंज करेंगे। देखो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग अभी जो अपने सिलेबस में है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है। हमें समझना है कि ये दोनों है क्या, मतलब क्या होगा क्वालिटेटिव, क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये समझेंगे पहले। इसको समझने के लिए ध्यान ये देना है कि मान लो तुम्हारे पास लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है। अब इस लिक्विड में अगर हम बात करें, दो सैंपल, एक बार पानी वाटर ले लो, एक बार अल्कोहल ले लो या ऑयल ले लो, कुछ भी ले लो। तो होता क्या है कि प्रॉपर्टीज जो होती है ना, दो तरह की होती है। एक प्रॉपर्टी ऐसा होता है जो कि उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास जो सॉल्वेंट है वो किस नेचर का है। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर का, या फिर नमक पानी का, या फिर चीनी पानी का, कोई भी चीज तुम अलग अलग सॉल्यूशन ले लो, तो क्या होगा कि डिपेंडिंग अपॉन कि क्या क्या उसके अंदर है, उसका जो नेचर है वो कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है, क्या वो ज्यादा विस्कस है या कम विस्कस है, उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, जो उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखना, नया टर्म है जो तुम सुन रहे हो, ये 12th के सिलेबस में, मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो उसके नेचर पे डिपेंड कर, जैसे कि अगर हम ऑयल और वाटर दोनों के सैंपल को चेक करें, तो तुम्हें पता है कि इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्या दोनों सेम होगा या अलग अलग होगा? बताओ। डिफरेंट होगा। दोनों का डिफरेंट होगा, क्योंकि हमको पता है कि ऑयल इज मोर विस्कस, काफी थिक होता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा आएगा। म्यू, म्यू पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, जितना जो लाइट का पाथ डेविएट होता है उसी को म्यू बोलते हैं। एग्जैक्टली वाटर थोड़ा थिन है तो उसमें हमारा म्यू थोड़ा कम आएगा, ऐसा कह सकते हो। तो क्या दिख रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी चेंज हुआ वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि हमारे पास जो दोनों था वो दोनों का नेचर अलग था। इट इज मोर विस्कस, लेस विस्कस। एग्जैक्टली अगर हम एक और प्रॉपर्टी की बात करें, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या हीट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब कितना ज्यादा स्पीड में कंडक्ट करेगा ये वगैरह। तो अगर हम नमक, मान लो कि 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, और एक बार लेते हैं 10 मोलर NaCl सॉल्यूशन, तो ज्यादा कंसंट्रेशन जहां रहेगा आयंस का, उसमें आयंस ज्यादा है। अगर आयंस ज्यादा है तो वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट करेंगे, ज्यादा मूव करेंगे। तो हम यहाँ पे भी क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो हमारा कंडक्टिविटी भी बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी क्या डिपेंड कर रहा है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी, या फिर कह लो कि वाटर है, ऑयल है, बेंजीन है, तो ऐसी जो भी प्रॉपर्टीज हो जो कि उसके उसके खुद के मतलब नेचर पर डिपेंड करती हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। लेकिन
अगर हम मान लो कि कुछ ऐसा ले लें, जैसे मान लो अगर हमने सेम चीज अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं एक सॉल्यूशन लिया हूँ, ठीक है, उस सॉल्यूशन में अगर हम एक बार 1 मोल, जैसे ये वाला 1 मोलर और 10 मोलर, सेम एग्जांपल, अगर 1 मोलर लिया और एक बार 10 मोलर लिया, तो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स बढ़ाते हैं तो प्रॉपर्टी बदल जानी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी बदल जाए विथ नंबर ऑफ सॉल्यूट्स एडेड, मतलब वो डिपेंड करेगा कितना सॉल्यूट तुमने डाला है पहले और कितना डाला है बाद में, तो उस वैसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव जो आता है ये आता है कलेक्शन से, दिस कम फ्रॉम कलेक्शन। कलेक्शन जो तुमको पता है, एक नॉर्मल सा वर्ड है कलेक्शन का, मतलब कितना ज्यादा तुम कलेक्ट किए हो। तो कलेक्शन किसका? सॉल्यूट का। जितना ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा कलेक्टेड होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो थोड़ा सा इन दोनों पॉइंट्स को नोट करो फटाफट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम पढ़ाएंगे इस चीज को, फिर से नोट करो। ये कौन कौन से प्रॉपर्टीज है वो भी हम देखेंगे, नेमली 4 प्रॉपर्टीज होती है जो तुम लोगों को पहले से पता है, फिर भी देखेंगे। नोट इट डाउन फास्ट। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक नेचर पे डिपेंड करता है, एक नंबर पे डिपेंड करता है। अगर नेचर पे डिपेंड करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी कहलाएगा, अगर नंबर पे डिपेंड करेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। ध्यान देना इस चीज को। फिर से पढ़ के देखते हैं क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर पे डिपेंड कर रहा है, कलेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, रिलेटिव टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन और टोटल कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन द सॉल्यूशन व्हिच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? बट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज लाइक शेप, साइज, न्यूट्रल है, चार्ज, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। काफी सिंपल है, काफी अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। और मेनली जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है जो कि नंबर पे डिपेंड करता है वो 4 होती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब बढ़ जाएगा, उसको हम डेल्टा टीवी से। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब घट जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ। और रिलेटिव लोअरिंग का मतलब कि रिलेटिवली कितना लोअर हुआ, मतलब पहले कितना था और अब कितना हो गया घट के, उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। पढ़ेंगे इसको अच्छे से, समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। इसको जल्दी से नोट करो फटाफट, और नोट हो जाए तो हाथ उठाना या बोलना है। उसके बाद हम लोग ना थोड़ा सा एक और चीज पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं वेंटो फैक्टर। तो इसको कंप्लीट करो, जैसे नोट करो, थोड़ा फास्ट नोट करना है हम लोगों को। हुआ अभी तक? ये अभी तक नहीं हुआ? जिसका भी हो जाए बता देना है, बैठे नहीं रहना है। कंप्लीट का अपना हो जाए बता, दूसरा का मत देखो कि उसका हुआ हो कि नहीं हुआ होगा। तुम्हारा हो गया बोल दो, हाँ, बाकी लोग हम एक आइडिया निकाल लेंगे हो गया कि नहीं हुआ। Sir, colligative properties
हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता। नंबर पे डिपेंड करता है। कॉलिगेटिव मतलब नंबर, कलेक्शन। देखो समझो बात को, कॉलिगेटिव जो आता है ना वो कलेक्शन से आता है। कॉलिगेटिव कलेक्शन, मिलता जुलता टर्म भी है। तो कलेक्शन का मतलब क्या होगा, कितना, एक एक आइटम है, 2 आइटम है, 10 आइटम, 50 आइटम है, नंबर पे डिपेंड करेगा। तो जो चीज नंबर पे डिपेंड करे उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। और जो चीज नेचर पे डिपेंड करेगा, मतलब नेचर कैसा है, वो साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका न्यूट्रल है कि चार्ज है, पोलर है कि नॉन पोलर है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना, नंबर पे डिपेंड करेगा तो कॉलिगेटिव, और नेचर पे डिपेंड करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हो गया नोट, नलिनी का हो गया, बाकी लोग का हो गया है, हटाए। इसका नेचर भी याद रखना, जिससे डोनेट करते हैं उसको भी याद रखना। डेल्टा पी बाई पी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। कैसे याद है ये चीज हम देखेंगे, समझेंगे इस चीजों को अच्छे से। हटाए ना, हाँ चलो हो गया, शुभम का भी हो गया, गुड। ठीक है, देखते हैं आगे। तो इसके बाद अब हम लोग समझते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वैसे जो हमने पढ़ा है उसको नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। नॉर्मल का मतलब जो होना चाहिए, एबनॉर्मल का मतलब कुछ अलग हो जा रहा है, मतलब पहले से कुछ अलग हट के हो जा रहा है, इसको एबनॉर्मल नाम दे दिया। एबनॉर्मल ऐसा कुछ होता नहीं है, समझते हैं क्या होता है। मतलब होगा क्या, जैसे कि मान लो तुम 1 लीटर पानी ले लो, हमारे पास वाटर है, और तुम वहां पे 1 मोल NaCl डालो, ठीक है, और एक बार तुम 1 मोल ग्लूकोज डालो, C6H12O6, दोनों को एक बार ये डालो एक बार ये डालो। तो होगा क्या, तुम समझो यहाँ पे, जब तुम एक बार नमक डालोगे और एक बार चीनी ग्लूकोज डालोगे, तो ग्लूकोज को जो तुम पानी में मिला दिए, तो क्या ये ग्लूकोज टूटता है या वैसे ही रहता है जैसा था पहले? ग्लूकोज क्या ब्रेक डाउन करेगा? क्या आयनिक है या कोवलेंट है ग्लूकोज? एनी आइडिया? ग्लूकोज कोवलेंट है। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ना, वो जैसा का तैसा रहेगा पानी में, वो टूटेगा नहीं। मतलब तुमने अगर 1 मोल डाला था पहले, बाद में क्या रहेगा, एक ही मोल रहेगा, 1 मोल ग्लूकोज रहेगा, C6H12O6। लेकिन अगर तुम NaCl को पानी में डालते हो, तो पानी में डालते से क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, Na प्लस और Cl माइनस, आयनिक है, पोलर सॉल्वेंट डालोगे टूट जाएगा, प्लस वाटर, मतलब एक्वस फॉर्म में आ जाएगा ये चीज। तो तुम देखो डाले थे 1 मोल, लेकिन यहाँ हो कितना गया, 1 मोल Na प्लस, 1 मोल Cl माइनस, दोनों टूट चुका है। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 2 मोल हो चुका है, 2 मोल आयंस इन लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल ग्लूकोज इन लिक्विड था अभी भी। तो क्या दिख रहा है कि अगर हम NaCl का 1 मोल डालते हैं, जाके होके 2 हो जाता है। तो जो प्रॉपर्टी थी, अब हमने देखा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ही करता है नंबर पे, कि तुम 1 लेते हो कि 10 लेते हो कि 2 लेते हो। तो वैसे जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का सॉल्यूट है तुम्हारे पास, वो चेंज कर जाएगा। 1 डाला 2 हो गया, 1 डाला 3 हो गया। तो उससे क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी हम सोचते हैं कि आना चाहिए, कुछ और आ जाता है। ठीक है, मतलब हम सोचते हैं कि बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट, मान लो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ जाता है 2 डिग्री सेल्सियस, या कुछ अलग बढ़ जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कुछ अलग हटके हो गया। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा जाता है। तो क्या क्या हो सकते हैं, आइदर आइदर वो डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट का मतलब टूट जाएंगे, 1 से 3, 1 से 2.5, 1 से 5, 1 से कुछ भी हो सकता है। या फिर क्या हो जाए, एसोसिएट, मतलब डाले से तुम 2 मोल हो गए 1 मोल, ऐसा भी हो सकता है। तुमने 2 मोल डाला बन गया 1 मोल, तुमने 3 मोल डाला बन गया 1 मोल, उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब तुमको चाहिए था 5 का चेंज, 5 का हुआ नहीं, हुआ 1 या 2 का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, और वो डिपेंड करेगा सॉल्यूट पे, सॉल्यूट कैसा था क्या था। और उसी के लिए हम एक नया टर्म लाते हैं, इसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, कैसे होता है, वो हम समझेंगे, फटाफट निकालेंगे इस वजह से उनको जो लिखे हैं। और ये इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ लेते क्या, इसको बस नोट करो, देखो पढ़े यहाँ पे। फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स वुड बी डिफरेंट, जो हमने बताया, हम डाले 1 बन गया 2, डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली एडेड। आ रही है आवाज, देखो चेक करो। हम क्या बोलते हैं वही चीज, कि अगर हमारे पास सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक है, कोई बात नहीं लगता, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइटिक है, मतलब आयनिक है, तो क्या होगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली एडेड, मतलब तुम डालोगे कुछ हो जाएगा कुछ, ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसी कारण से हम क्या बोलेंगे, फैक्टर लाइन, इसको वेंटर फैक्टर बोलते हैं। और दूसरा क्या है, द एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड विद अ
करेक्शन फैक्टर नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर। मतलब क्या करें हम, करने क्या वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन सॉल्यूट किस तरह का है वो, कितना टूट जाएगा, 3 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके लिए हम एक फैक्टर लगा देंगे नया सा, जिसको वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, ताकि वो सारी चीजों को एडजस्ट अपने आप कर दे। तो इन दोनों पॉइंट्स को नोट करो और फटाफट जो लिखे उसको भी नोट करो, समझने के लिए कैसे आया, दिल से नोट करो। वेंट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं हम लोग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना आई निकालने फंस जाते हैं, आई निकाल ही नहीं पाते हैं। तो ये हम निकालना सिखा देते थोड़ा सा अलग से करके, कैसे निकालोगे। ठीक, इन दोनों पॉइंट्स को नोट करो, फिर वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला देख लेते क्या होता है, या फिर तुमको हम अलग से दिखा देंगे, इसको भी नोट कर लेना समझने के लिए हम कैसे बताएं, और कहीं किसी को कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो बता देना, क्योंकि हम काफी बार बोल के समझा रहे हैं, दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो फिर भी बता देना। ठीक है, तो अब हम वापस से आते हैं, थोड़ा यहाँ शेयर करके तुम लोगों को पढ़ाएंगे कैसे ये चीज निकालना है, क्या करना है। तो लेट्स सी, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है आई, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जो तुम लिखोगे यूज करोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद कितना है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। तो तुमने कितना ऐड किया था, पहले था, और बाद में कितना हो गया उसको बाद में, आफ्टर डिसोसिएशन और, ठीक, उसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। एक एग्जांपल करके समझाते हैं, जैसे NaCl है, तो NaCl को पानी में डालो क्या बन जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब तुम समझो इसको, ये तुम तरीका सीखना है लिखने के लिए, कैसे लिखा जाता है वो भी समझा रहे हैं। T इक्वल टू 0 का मतलब है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो T इक्वल टू 0 मान लो तुम्हारे पास ये रहता है n मोल्स, n मोल्स है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, 0 0 है, ठीक है। जैसे तुम्हारा रिएक्शन स्टार्ट होगा, या T इक्वल टू मान लो किसी भी टाइम पे, या फिर T इक्वल टू इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का मतलब खत्म हो गया रिएक्शन, तो तुमको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूट है, एक सिंगल एरो क्या दिखाता है, जो हमारे पास सॉल्यूट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये क्या होता है, पूरा पूरा टूट जाता है, जितने थे सारे के सारे एन मोल्स थे 0 हो जाएंगे, सब टूट जाएंगे। और ये तो कितना रेशियो, ये भी 1 मोल है, यहाँ पे एक छुपा हुआ 1, और यहाँ भी एक छुपा हुआ 1, तो मतलब एक से ये एक बनेगा, ये एक बनेगा, क्योंकि रेशियो वही हमारा 1:1 का रेशियो है। तो क्या बोलेंगे, एन मोल्स अगर दिया हुआ है तो ये 0 होगा, तो ये कितना बन जाएगा, एन मोल्स, ये भी कितना बन जाएगा, एन मोल्स, राइट। तो अगर हम यहाँ से आई लिखें, तो आई मतलब क्या, टोटल आफ्टर, तो आफ्टर कितना हो रहा है, एन टोटल कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे, आफ्टर मतलब कितना, ये वाला, इस टाइम पे कितना हो गया, 0 प्लस n कितना आ जाएगा, 0 प्लस n, बिल्कुल बेसिक लेवल पे दिखा रहे कैसे करते हैं। और बिफोर कितना था, n 0 0, n 0 0, तो यहाँ से अगर सॉल्व करो कितना, 2n अपॉन n आएगा, कितना आ गया, 2। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि जो मेरा वेंट ऑफ फैक्टर है वो 2 हो जा रहा है। क्या दिखा रहा है, मतलब कि हम जब डाले थे 1 मोल, वो कितना बन गया, 2 मोल बन चुका है। उसको नोट करो से, तो ये निकालने का तरीका होता है। और ये हम कब निकालेंगे, जब स्ट्रांग है, मतलब हमारा ये मान के चल रहे हैं कि 100% डिसोसिएट हो रहा है। इसके लिए अल्फा अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। इसे पहली बार अगर देख रहे हो तो हम समझा दे रहे हैं कैसे लिखते हैं इस चीज को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल में, आयनिक में 11th में पढ़ाया गया होगा, जो पढ़ चुके उनको पता है। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये बताता है कि कितना डिसोसिएट हो रहा है। इस केस में जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग जो होता है 100% होता है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, it is 100% डिसोसिएशन, और अल्फा इस केस में कितना हो जाएगा, 1।
और परसेंट अल्फा कितना हो जाएगा 100%। तो अल्फा जो है ये बताता है कि कितना डिग्री डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब वो पूरा का पूरा टूट जा रहा है या 10% टूटेगा 20% टूटेगा, उसके अकॉर्डिंग निकालना। तो ये निकालना बहुत जरूरी है, बोर्ड में भी आता है ये सब क्वेश्चन जहाँ बच्चे हमेशा फंस जाते हैं। और खास करके जो क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्यूशन के बनेंगे आईटी में जेईई मेंस में, उसमें अल्फा तो रहेगा ही रहेगा दिया हुआ। ये निकालना सबको अच्छे से आना चाहिए एंड आई निकालना अच्छे से आना चाहिए। उसमें हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, सब लोगों को निकालना आ जाएगा अपने आप। अगर अल्फा नहीं दिया है तो क्या मानेंगे 100%, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नवीन हो गया, बाकी लोग जल्दी से नोट करो। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। सबका नोट हो गया है? हटा रहे हैं, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल एक और देते हैं, जैसे मान लो ये Al2SO4 होल थ्राइस, और हमको निकाला इसका आई कितना होगा। निकाल के देखो कितना आ रहा है, बताओ। फाइंड आउट द वेंटो फैक्टर। अगर कुछ नहीं दिया तो अल्फा कितना मान लेंगे 100%। परसेंट अल्फा 100% है, मतलब अल्फा कितना है 1, पूरा का टूट जा रहा है। तो बनाओ कितना आएगा इसका आई, वेंटो फैक्टर कितना निकालेंगे। ट्राई करो, इसको तोड़ो। नहीं आ रहा तो देखो ऐसे Al2SO4 होल थ्राइस है, तो ये कैसे टूटेगा। 2 एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम में चार्ज 5 5, एल्युमिनियम का प्लस 3 आ जाएगा, प्लस SO4 3 माइनस होते हैं, 2 माइनस छुपा होता है, यहाँ पे प्लस 3 छुपा होता है। तुमको पता है चार्ज कितना आएगा 3SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे फिर से देखोगे, अगर मान लो n मोल्स है, t इक्वल टू 0 पे n मोल्स है, अभी कुछ नहीं है, टूटा नहीं है फिलहाल। t इक्वल टू t पे कितना हो जाएगा 0, सब टूट गया। तो यहाँ पे रेशियो कितना है, यहाँ पे 1 है, 1:2, 2:3। मतलब क्या हो रहा है, इसके 1 मोल से 2 मोल बनता है और 3 मोल बनता है, तो कितना रहेगा 0 है, तो n से कितना बन जाएगा 2n बन जाएगा, n से कितना बन जाएगा 3n बन जाएगा। और ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि 100% अल्फा इज 1। तो यहाँ से अगर हम आई लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 + 2n + 3n, 5n डिवाइड बाय n + 0 + 0 n, दैट इज 5। मतलब तुम 1 मोल डालोगे बन जाएगा 5, ये ध्यान रखना। तो वेंटो फैक्टर्स का 5 आ जाएगा। ये सबको समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देंगे, सबसे होना चाहिए कैसे, कुछ कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, जितना है उसको तोड़ के निकाल दो, खत्म करो। अब तुम लोग सब पढ़े हुए हो यार, तुम लोग से होना चाहिए, 11-12 पढ़ा है तुमने, अच्छे से देखा है, रिपीट कर रहे हैं बहुत सारे। हो गए नोट? K4 FeCN6 इसका करो। फाइंड अल्फा, फाइंड आई वेंटो फैक्टर फॉर दिस पोटेशियम फेरोसाइनाइड।
कितना रहा देखो, अल्फा 100% मान के चलना है फिलहाल, जब कुछ नहीं दिया तो 100% ले। कितना है भाई? 5। आवाज नहीं आ रही है। 5 आ जाएगा सबका आराम से। K4 FCN 6 ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो खुलता नहीं है तुमको पता होना चाहिए कैसे खुलेगा। 4K प्लस FCN 6 ब्रैकेट में क्या रहेगा, 4K प्लस यहाँ पे क्या 4 माइनस आ जाएगा, -4। तो देखोगे यहाँ फिर से n है 0 0 0 4 n यहाँ से i कितना रहेगा 5f/n दैट इज 5। अब हम देखेंगे जब हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा हो तो लिखो नेक्स्ट व्हेन degree of dissociation alpha is given। हम ये बिल्कुल बेसिक लेवल बता रहे हैं, तुम्हें हम ये मान के चलते कुछ नहीं आता है, तुम लोग ये मत समझना कि तो पढ़ा हुआ सर क्या बता रहे हैं। फिर से जिसको नहीं कुछ आता है उसके लिए भी हम बता रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो बिल्कुल सुनना है। अगर आता है तो अच्छी बात है, सबका आंसर आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो बताओ। इसलिए हम बहुत बेसिक लेवल पे जा रहे हैं। व्हेन डिग्री ऑफ अल्फा अगर तुमको दिया हुआ है, जैसे मान लो अगर हमको दे रखा है NaCl विथ 20% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा कि हमने इतना लिया है जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, तो बताओ कितना आ रहा है क्या आ रहा है। उस केस में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, उसको लिखो अच्छे से, देखते हैं कैसे करेंगे। 20% 30% कुछ भी दे रखा हो, अल्फा दे रखा हो तो हम अल्फा के फॉर्म में तुमको करके दिखाएंगे, बाकी तुम अपने आप कर सकते हो। हो गया। तो अगला पार्ट देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो अगर हमारे पास NaCl है, इस बार तुमको दे रखा है अल्फा, ऑल्दो NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन अगर अल्फा दे रखा है तो मान लें कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो कुछ ऐसा है जहाँ पे NaCl पूरा टूट नहीं पा रहा। मान लो कि सॉल्वेंट मेरा पानी नहीं है, इसमें कुछ और ही होगा, तो यहाँ पे अल्फा दे रखा है, कितना लिख लेंगे 20%। अगर 20% अल्फा है तो अल्फा कितना 0.2 हो जाएगा। 20% का मतलब 0.2, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये टूट के क्या बनता है Na+ और Cl- माइनस, सबको पता है। अब देखो कैसे लिखोगे, कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, ध्यान रखना। तो t = 0 पे मान लो n मोल्स है, अभी कुछ टूटा नहीं है फिलहाल, ठीक है। लेकिन अगर हम अल्फा लेके चल रहे हैं, मतलब क्या पूरा का पूरा खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ रहेगा, कुछ कुछ टूट जाएगा। मतलब तुम जो NaCl लोगे अब इस पर पूरा नहीं टूटेगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया है, थोड़ा बहुत टूटेगा। तो यहाँ पे t = t पे मतलब इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या हो जाएगा, n से n अल्फा निकल जाएगा। मतलब n का n अल्फा निकल के इसको ऐसे लिखते हैं n × 1 - अल्फा, इसको ऐसे लिखा जाता है तरीके से। n इसी को क्या लिख रहे हैं ऐसा, n को कॉमन ले लो, 1 - अल्फा लिखेंगे। तो मतलब क्या होगा, इसके n से n अल्फा निकल गया, मतलब n का जो 20% है वो निकल जाएगा। अल्फा यहाँ पे 20% है, 0.2 लिख देंगे, वो ध्यान रखेगा। अब देखो यहाँ पे कितना रेशियो 1:1 का ही है, मतलब जितना निकला है उतना ही बनेगा। तो इससे कितना निकल रहा है, n अल्फा निकल रहा है, तो ये भी कितना बनेगा, n अल्फा बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, n अल्फा बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 1:1 एक से एक बनता है, तो n अल्फा से n अल्फा बना दिए, इससे भी इतना बनता है, इससे इतना बना दिया। ये ध्यान रखना है, इसको हम ऐसे लिखते हैं n × 1 - अल्फा, n अल्फा n अल्फा। अब अगर हम यहाँ से i लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, सबको जोड़ो इस पूरे को, या ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जोड़ दो, कितना है n - n अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइड बाय n + 0 + 0। काट दो पकड़ के ये वाला, n को कॉमन ले लो, कितना 1 + अल्फा अपॉन n, कितना आ गया 1 + अल्फा। और अल्फा मेरा कितना 0.2% है, कितना हो जाएगा 1 + 0.2 दैट इज 1.2। मतलब क्या था, तुमने लिया था 1 मोल NaCl, लेकिन हो कितना गया 1.2 हो चुका है, क्योंकि हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 दिया हुआ है। इसको नोट करो जल्दी से, किसी को कहीं दिक्कत है तो पूछ लेना। और सब लोग थोड़ा टाइम पे आया करो, 10 मिनट 20 मिनट बाद तुम लोग ज्वाइन करो क्लास। सर एट t = t में क्या हुआ, रिपीट कर दीजिए ना। t में क्या हुआ, देखो फिर बता रहे हैं, हमारे पास n मोल्स था ना, अब n का 20% निकल
क्या कहेंगे, n का 20% मान लो कि तुम्हारे पास ये 100 था, उसको समझाने के लिए थोड़ा सा और देख रहे हैं। मान लो ये 100 था, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो कैसे लिखोगे, 100 माइनस 100 का 20% इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 100 से 20 यस निकल सर। गया, तो 100 से 20 निकल गया, 100 माइनस 20। तो अगर 20 निकला तो 20 बन जाएगा, तो ये कितना बन गया, 20 बन गया, ये भी 20 बन गया, तो वही है। तो जितना से जितना निकला उतना बना दिए। तो एन, इसको शॉर्ट फॉर्म में ना हमेशा से लिखते हैं, एन इंटू 1 माइनस अल्फा लिखा जाता है। तो ये है क्या, एन माइनस एन अल्फा ही है ना। तो ये निकला, ये यस बना, सर। ये बना, ये बन गया। क्यों, क्योंकि रेशियो कितना है, 1:1 मतलब 1 से 1 बनता है तो इतने से इतना बना दिए, फिर 1 से 1 बनता है तो इतने से इतने बना दिए, तो वो बना दिए। तो टोटल जो है टूटने के बाद इतना हो गया, एन माइनस एन अल्फा प्लस एन अल्फा प्लस एन अल्फा, सबको जोड़ दिए। और पहले कितना था, एन था, लिख दिए, छोड़ दिए और निकाल दिए। हमने यहाँ पे हमें थोड़ी ना पता है कि 100 मोल है या 50 मोल है या 2 मोल है। हमने एक नंबर लिया, एन कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। अल्फा क्या है, कुछ भी हो सकता है। अल्फा इट कुड बी 20%, 30%, 25%, बस वैल्यूज पुट करने अल्फा की जगह पे, निकल जाएगा हमारा। ओके सर। नोट करो। सबको नोट हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना कैसे कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से किया जाएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक तुमको बता देंगे बाद में, बट पहले करना सीखो कैसे किया जा रहा है। शॉर्ट ट्रिक भी एक है, आराम से हो जाएगा वो। सबसे बन गया, हो गया नोट, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल और है, MgCl2। इसका निकालो वेंटो फैक्टर, क्या होगा जब अल्फा 30% दिया हुआ है, फाइंड आउट, खुद से ट्राई करो। शॉर्ट ट्रिक बता देंगे ना, तो ये 10 सेकेंड में बना लोगे तुम, बट करके देखो कैसे होता है। 10 सेकेंड क्या, 2 सेकेंड में बन जाएगा। बट अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, मतलब किसी को शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है। बन रहे हैं या बनाए? तो 1+2 अल्फा। 1+2 अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है नलिनी? हाँ 0.3। कितना आ गया? 1.6। वेरी गुड, नाइस। और किसी का आंसर आया है? चलो ठीक है, नहीं आया, देखो कैसे करेंगे। तुम देखो यहाँ पे क्या MgCl2 है, टूटेगा कैसे ये, Mg+2 और 2Cl तो कैसे टूटेगा, +2Cl माइनस, 2Cl। हाँ ऐसे खुल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे n मोल, समझो बिल्कुल बेसिक लेवल बता रहे, क्योंकि क्लास ऑनलाइन है, ध्यान देना। अल्फा कितना है, 0.3%, 30% का 0.3%, ठीक है। n था अभी 0 रेशियो कितना है, इसके एक मोल से कितना बन रहा है, एक, और ये कितना बन रहा है, 2। तो रेशियो 1:1:2 है, क्योंकि 2 यहाँ पे एक छुपा हुआ रहता है, सबको पता ही है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे टी इक्वल टी में, n इंटू 1 माइनस अल्फा, जिसका मतलब क्या है, n से तुम n अल्फा निकाल दिया हो, तो ये निकल रहा है, तो जितना निकलेगा उतना ही बनेगा। तो ये तुम्हारा टूटता है, n अल्फा पार्ट टूट जा रहा है, तो एक से कितना बनता है, एक बनता है, तो ये कितना बनेगा, n अल्फा। और ये इसके एक से कितना, 2 बनता है, मतलब 1 से 2 हो जा रहा है, एक का डबल हो जा रहा है, तो n अल्फा से कितना हो जाएगा, 2 n अल्फा।
समझ में आया कैसे बताया? अब देख लो तुम्हारे पास तो टी आई क्या होता है, टोटल मोल्स आफ्टर, आफ्टर कितने हैं, एन माइनस एन अल्फा प्लस एन अल्फा प्लस 2 एन अल्फा डिवाइडेड बाय कितना, ये कितना है अपने पास, पहले कितना था, पहले एन था, एन कितना आगे कॉमन लो, एन को कॉमन लेंगे तो कितना 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय एन, कितना आ गया 1 प्लस 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितना 0.3 पुट करेंगे तो 1.6। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? बोलो, जिससे नहीं बना इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि चुपचाप सुनते रहना जिंदगी भर, कुछ बोलो भी कम से कम, हाँ आया नहीं आया तब तो बताएंगे हम। बिंदेश्वरी, असफिया, नंदिनी, हाँ सर। ठीक है, हाँ जहाँ नहीं आएगा पूछना है बेटा, yes, ठीक है, ऐसे sir. चुपचाप बैठ के नहीं रहना है, नहीं समझोगी तो क्या मतलब है, और बताओ कि कहाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रहा है, चुपचाप सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो, पता नहीं क्या ही हो रहा है। 11th का बैच में तुम लोग देखते हो ना कैसे क्लास होता है, बच्चे बोलते रहते हैं थोड़ा टाइम समझ में आता है कि हाँ कहाँ पे दिक्कत हुआ, मैं फिर से उसको समझाता हूँ, बट तुम लोग बिल्कुल चुपचाप सुनते हो, तुम बिल्कुल तुम इतना बीच में बोलते रहते हो, हाँ सर ये हुआ नहीं हुआ, बी एक्टिव। ये मत समझो कि भी आईटी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन गए, तुमको बनना है और बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी अभी हम लोगों को, थोड़ा सा जागरूक। ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोच रहा है क्या बोलेगा, मत सोच, इतना लोग बड़े हो गए ना सोचते बहुत हो कि पता नहीं अगर हम पूछेंगे तो बाकी लोग क्या सोचेगा, किसी को नहीं आता है, अगर आता तो कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया होता, तो अपना देखो, नहीं आ रहा तो पूछो। सो राइट टू आस्क, जहां भी दिक्कत हो रही है एग्जैक्टली जिस पार्ट में दिक्कत हो रही है वो पूछना है तुमको। क्लियर है ये वाला सबको, सब बन जाएगा अगले वाला क्वेश्चन देंगे तो एक, या फिर से बताएंगे ये डाउट है? अगर अगर समझ में आ गया है तो बताओ, अगला आंसर बना के खुद से दिखाओ कि हाँ हमसे बन गया, और अगर नहीं आया तो पूछो कौन सा पार्ट नहीं आया, फिर बताएंगे उसको हम, सिंपल एज दैट। ठीक है, इसको करो, AlCl3 जिसका दे रखा है अल्फा 0.4, करो फटाफट। से 2.2। सही है, गुड। जिसका भी आएगा आंसर बताने कैसे आ रहा है, और चुप रह के ना कोई हाँ मतलब सर फायदा आ नहीं। गया आंसर। 2.2, चलो वेरी गुड, हाँ सर। ठीक है देख लेते हैं। सर बोलो प्रीतम। सर यहाँ पे AlCl3 है तो हम सीधा I+3 अल्फा कर दिए, सही है? हाँ यहाँ पे वही वही ट्रिक मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में रुक जाओ, हम डायरेक्टली वो कर सकते हैं, बट पहले तरीके से करना सीख लो, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जितने में टूट रहा उतना जोड़ देंगे पकड़ के, क्योंकि ये तुमको ना आयनिक में काम आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी काम आता है, ये जो जिस तरह से हम बता रहे करना, क्योंकि वहां तुम देखोगे हमेशा अल्फा दिया रहता है, इतना है परसेंटेज डिसोसिएशन का, वीक एसिड है वीक बेस है, तो वैसे ही करते हैं हमेशा, तो जिसको आयनिक पता है वो कर लेगा आराम से, जिसको नहीं पता उसके लिए बेसिक लेवल पता है। बहुत टाइम लगा, जल्दी करो, क्या आ रहा है आंसर? शुभम बनाओ, यस सर। बताओ क्या किए, सर क्या करेंगे AlCl3 को खोलो खोलो, डिसोसिएट किए कैसे Al+3+3 वेरी Cl गुड माइनस, वेरी गुड, तो अब क्या करें? T इज इक्वल टू 0 लेंगे तो AlCl3 n मोल्स होगा, हाँ एंड 0 0, AlCl3 प्लस 0 0 होगा, उसके बाद T ठीक इज है, इक्वल टू T इन्फिनेटिव लेंगे हाँ तो ठीक है, वहाँ आएगा AlCl3 n माइनस n अल्फा, ठीक है वेरी गुड उसके बाद AlCl3 Al+3 आएगा n अल्फा एंड वेरी गुड 3Cl माइनस आएगा 3n अल्फा, वेरी गुड, उसके बाद आई इक्वल टू वन निकाल टर्म देंगे, फैक्टर उसको निकालेंगे। ऐड कर, यस सर। वेरी गुड, एन माइनस एन अल्फा प्लस टेन अल्फा सबको जोड़ देंगे जो जो दे रखा है, डिवाइड बाय एन,
अल्फा अल्फा कट गया, कितना आ गया? n को कॉमन ले 1 + 3 अल्फा डिवाइड बाय n। 1 + 3 अल्फा आ रहा है जो प्रीतम तुम बताए थे। कितना आ गया अल्फा? अल्फा की वैल्यू 0.4 पुट करेंगे तो 1 + 1.2 2.2 आंसर। तो काफी आसान है, बिल्कुल sir. आराम से कर सकते हो तुम बैठ के, आई निकालना आ गया सबको। एक और एग्जांपल तेरे लास्ट सबसे होना चाहिए जिससे बता रहे हैं, बाकी लोग नहीं करो, जल्दी से नोट करो। इसका निकाल दो। Al3 Al2PO4 होता है, Al2SO4 होता है। इसको अल्फा दे रखा है 30%। से 2.5। हाँ हाँ 1 + 4 अल्फा चलते 12 नहीं गलत है। तरीके से करो एक बार, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Sir, मेन 1.2. जो है से वेरी गुड 2.2। 2.2 Sorry, नॉट 2.22. 2.2 हाँ ठीक है। बाकी लोग फटाफट हाथ चलाओ, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्योंकि इवेंट ऑफ फैक्टर निकालना ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो पूरा फॉर्मूला पे डाल देना है। कुछ है ही नहीं इसमें दम, इस पूरे चैप्टर में दम नहीं है। देखो मैं इतना टाइम दे रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए। हम सिलेबस के पीछे नहीं पढ़े कि एक बार बता के छोड़ के निकल गए। हम यहाँ तुमको समझाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि तुम समझो और आंसर निकाल सको। हम एक एग्जाम्पल देते दे के निकल जाते हैं तो सिलेबस तुरंत हाथ में आ जाता है, बट कोई फायदा नहीं है उसका जब तक तुम सीखोगे नहीं। उसमें टाइम लग रहा है तो थोड़ा तुम लोग मेहनत भी करो घर पे और थोड़े क्वेश्चंस भी करो अच्छे से बैठ के। मतलब जो टॉपिक अगर करा दे रहे हैं ना उसका तुमसे सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। सर 2.2। हाँ 2.2 आएगा, सही है राहुल। देखते हैं Al2SO4 होल थ्राइस। चलो कोई बताओ, नंदिनी तुम बताओ कैसे आएगा, क्या आएगा, क्या करेंगे नंदिनी? और सर हाँ बोलो। 2Al3 ठीक है plus 3SO4 2 minus ठीक है, कितना था t = 0 पे n? n moles 0 0 0 0 ठीक है। 0 इसके हाँ, बाद ठीक है और फिर t equal to t हम्म, n minus n alpha। ठीक है 1 - अल्फा बोल दो, वही है n - अल्फा ही है। हाँ, ठीक है, क्या कितना आएगा? और वहाँ पे सर n alpha 2n alpha वेरी गुड। और ये और 3n alpha। वेरी गुड। तो i = क्या होता है बाद में कितना, तो कितना n - n अल्फा प्लस 2n अल्फा और प्लस 3n अल्फा। देखेंगे तो कितना रहेगा अपॉन n, जोड़ोगे हाँ कितना है n प्लस एक अल्फा कटेगा, इससे ये कट जाएगा कितना 1 + 4 अल्फा, हाँ सर 4 अल्फा आएगा डिवाइड बाय n कॉमन कितना रहेगा 1 + 4 अल्फा डिवाइड बाय हाँ n, कितना आ गया 1 + 4 अल्फा। सबका आ रहा है ये वाला पार्ट, आ रहा है ना ये चीज। अब देखो कितना अल्फा कितना है 0, अल्फा कितना दे रखा है 0.3 दे रखा है, चलते बार 1 + 1.2 दैट इज 2.2। वेरी गुड, सही आना चाहिए। तो आंसर क्यों नहीं बोल रही थी यार, तो सही था। सर आ देखो गया था, ध्यान, सब बोल दिया था तो। ओके ओके चलो। नहीं अगर बोल भी दिया ना तो भी तुम्हें बोलना है, ऐसा नहीं कि हम लेट आ रहे तो नहीं बोलना है, तो हम समझ में आएगा ना कि हाँ आया है बन के। ठीक है देखो अब यहाँ से तुम लोग आराम से कर सकते हो चीजों को। अब एक शॉर्ट ट्रिक तुमको बता रहे कैसे करना है। अगर कोई भी सॉल्ट तुमको दे रखा है, कोई भी सॉल्ट NaCl MgCl2 या फिर MgCl2 AlCl3 जो हम दे रखे हैं, तो ये टूट के कितना बनता है? NaCl कितने पार्ट में टूटता है? कितने पार्ट में टूटेगा? एक पार्ट में, दो पार्ट में? 2. दो पार्ट। दो पार्ट में। तो पहले एक था टूट के एक और आ गया, पहले एक था हो गया दो, मतलब एक बढ़ा है ना। तो जब भी ऐसा हो तो 1 तो था ही पहले, अब एक और बढ़ गया तो 1 + अल्फा कर दो। शॉर्ट ट्रिक है। MgCl2 एक था लेकिन टूटे कितना बन जाएगा Mg और 2Cl-, टोटल कितना बन रहा है? टूट के 3 हो जा रहा है, 1 से 3 हो रहा है राइट। तो 1 से 3 हो रहा है तो क्या बोलेंगे, एक तो था ही पहले और 3 हो गया तो 2 अल्फा, 1 + 2 अल्फा जब 3 हो रहा हो तो
फिर अगर 4 हो रहा है, 1 से 4 होता है तो 4 होगा तो क्या बोल देंगे, 4 हो रहा है मतलब एक तो पहले था, 3 अल्फा, एक कम करके अल्फा लगा दो। क्लियर हो रहा है कैसे कर रहे हैं? अल्फा तुमको वैल्यूज पता है, अपने आप निकाल दोगे। एक एग्जांपल और है, K4 FeCN6, इसका अल्फा दे रखा है मान लो 25%, कितना आएगा फटाफट बताओ। उसी तरीके से एक 10 सेकंड का क्वेश्चन हो गया। से 2। वेरी गुड। बाकी लोग देखो कैसे किए हैं, बिल्कुल जैसे समझाया है। पहले कितना था, अब कितना हो गया, जितना हो गया ना उसमें से एक कम करके अल्फा ऐड कर दो। K4 एफिशिएंसी टूट के कितना बनता है, कितना हो जाएगा, कितना पार्टिकल में टूट जाएगा, कितने पार्ट में टूटेगा? 5। 5। बाकी लोग भी 5 बताना है। टूट के 5 बनता है ना, 4K प्लस ये पूरा कॉम्प्लेक्स अलग रहेगा, फिर CN6 4 माइनस एक कॉम्प्लेक्स ही है और 4 कॉम्प्लेक्स है, 5 हो रहा है। तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, एक तो पहले था, 5 के लिए क्या लिखेंगे 4 अल्फा, क्योंकि एक तो है ही पहले से था। तो 1 प्लस 4 अल्फा कितना 0.25, तो 1 प्लस 0.25 इंटू 4 कितना 1 हो जाएगा, ये कितना आ गया 2 आ गया। एक लाइन कैंसिल, उतना करने की जरूरत ही नहीं हमको। तो ये ध्यान रखना है, बट ये तुमको ना ऐसे नहीं, ये काम आएगा, मतलब जो बताया है वो आयनिक में केमिकल में यूज करने का काम आएगा, जबकि तुम्हें पार्टिकल्स चाहिए हो, ऐसे तोड़ा जाता है। सबसे ये बनना चाहिए, आराम से बनेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना कैसे बना है। Mg3PO4 होल ट्वाइस कितना आएगा निकालो। अल्फा दे रखा है 50%, सेम तरीके से 3। बाकी लोग जल्दी से करो। So 1 plus 3 alpha. नहीं देखो देखो कलापी कितने पार्ट में टूट रहा है, Mg कितना है 3 और ये 5 में कितना है टूटा है। 2, 5 में टूट रहा है तो क्या करोगे 1 प्लस क्या लिखोगे इसको, 1 प्लस कितना 4 5 में टूटा तो कितना लिखेंगे 1 प्लस 4 अल्फा, अल्फा कितना 0.5, कितना आ जाएगा आंसर बताओ। अल्फा 0.5 चल दो ना, कितना आता है 2 हो गया इधर, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया ना अपने पास, 4 इंटू 0.5 2, 2 प्लस 1 3। हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? हाँ सर। हाँ हो सर। जाएगा ना, गलती नहीं करना है, ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल। अभी भी समझ में आया, फिर मैं समझाऊं और अच्छे से, क्लियर हो गया सबको। बिंदेश्वरी हो पाएगा, अंजलि बताओ, स्वप्ना सिमरन क्या लग रहा है? तुम लोग की आवाज बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हो, सुनते रहते हो खाली। चलो इन चारों जिनका नाम लिया ना मैंने उनको बताना है, बाकी किसी को नहीं बताना है। एक करके दिखाओ छोटा सा, ले लो यहाँ पे एग्जांपल, क्या ले लें, SiCl4, चलो करो इसी को। अल्फा दे रखा है 30%, बताओ क्या आएगा इसका। हो गया सर। SiCl4, हाँ उतना ही होना, बोला ना पहले 10 सेकंड लगता है, 5 सेकंड लगता है करने में। अंजलि बिंदेश्वरी जिसका नाम लिया बस उसी को बताना है, और सिमरन और क्या था, एक का नाम और लिया था हम, सिमरन और देख लेते क्या है, सिमरन है, स्वप्ना है, हाँ बताओ तुम चारों में से कोई नाम बताओ क्या आएगा। तुम चारों को ही बोलना है और किसी को नहीं बोलना है, मतलब जिसका पहले आ जाए। नंदिनी तुम भी बोलो क्या आ रहा है। देखो बेटा समझो चीजों को, क्या है, कहाँ हो रहा है, कैसे। देखो यहाँ पे सिलिकॉन के कितने आइटम्स हैं यहाँ पे, तुम लोग बोलो यार, मुंह खोलो कम से कम, नहीं तो चुपचाप बैठे रहोगे। सिलिकॉन के 1 कितने सर। आइटम्स हैं, एक, क्लोरीन के कितने 4, टोटल कितना बन जाएगा टूट के 5। जब 5 हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 4 अल्फा, अल्फा की जगह भी 0.3 डाल दो, 1 प्लस 4 इंटू 0.3 कितना आ गया 1.2, तो 1 प्लस 1.2 कितना आ गया 2.2। 2.2। इतना आसान है, क्यों नहीं हो रहा तुम लोगों से बताओगे थोड़ा सा, कहाँ दिक्कत आ रही है?
स्वप्ना अपर्णा बताओ यार कहाँ दिक्कत आ रही है, तभी तो हम हेल्प करेंगे ना। चलो ठीक है, शर्माते रहो जिंदगी भर, ऐसे शर्माते रहना अगले साल भी, रहने दो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखो एसोसिएशन। अभी हमने डिसोसिएशन का केस देख लिया, जब टूटते हैं चीजें। अब हम देखेंगे कि जब हमारे पास क्या हो, दो चीजें जुड़ जाए, उसको डायमेराइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 2 मोल्स ऑफ ए लेते हैं और वो टूट के A2 हो जाता है। A2 मतलब क्या हो गया, 2 मोल था पहले, 2 मोल से 1 मोल हो गया, तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। ऐसे चीजों को क्या, 2 हो रहा है तो एसोसिएशन तो हो रहा है, लेकिन ऐसे को हम बोल देंगे डायमेराइज। डायमेराइज पहले भी सुना होगा, मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल बन गया, और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन का मतलब 2 चीजें मिलके एक हो गई। और ऐसा भी हो सकता है कि 3 मोल कोई दे रखा हो, A3 हो जाए। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3 था 3 था, कितना हो गया 1 हो गया, 3:1। 2 था 2:1। तो यहाँ पे जब जुड़ जाएगा चीजें उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। यहाँ पे डायमेराइज, ये क्या हो जाएगा, ट्राइमराइज। ट्राइमराइज का मतलब 3 चीज एक हो गया मिलके। देखो हम समझा रहे हैं बहुत बेसिक लेवल पे, लेकिन अगर तुम लोग को दिक्कत अगर हो रही है समझने में तो बताओ हमको, नहीं बताओगे तो हम क्या हेल्प करेंगे तुमको, बताओ खुद से। सर कुछ बोलोगे नहीं। हाँ बोलो प्रीतम। सर जब डिसोसिएशन होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 मोल्स दे दिया होगा तो क्या फर्क पड़ता है, तुमने एन लिया है ना। एन मतलब क्या आता है, 1 मोल 2 मोल 50 मोल, वैसे हाँ टूटेगा वो। 3 वहाँ है तो पे 6 हो जाएगा। अच्छा वही तो, इसलिए ठीक तो है मैंने सर। एन मोल्स लिया ना तुम्हारे लिए, कि वो कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो चीजें जुड़ जा रही है, तो 3 से 1 हो जा रहा है, 2 से 1 हो जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जो ज्यादा था वो कम हो गया। तब कैसे देखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सिंपल, अगर कुछ नहीं दे रखा अल्फा तो हम क्या बोलेंगे, 100% हो रहा है। तो अगर मान लो 2A है, जैसे मान लो हम तुमको एग्जाम्पल देते हैं, ये होता भी है। जैसे कि अगर देखोगे तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COH, उनको जब तुम पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालते हो ना, तो वो डायमराइज हो जाता है। वो पढ़ेंगे बाद में जब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो जब इसको बेंजीन में डालोगे ये बन जाएगा CH3COOH होल ट्वाइस, ध्यान रखना। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम डालते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो डायमराइज हो जाता है। तो T=0 पे कितना है, मान लो N अल्फा है, फिलहाल 2 है, समझने के लिए 2 है, 0 था, 0 हो गया, कितना 1 हो गया, दिख रहा है 2 से 1 हो जा रहा है, 2:1 का आ रहा है रेशियो। तो यहाँ पे अल्फा कितना रहेगा, आई कितना रहेगा, देखो निकाल के। बाद में 1 हो गया, पहले कितना था 2, कितना आ गया 0.5। इसको नोट करो से क्या आ रहा है। अगर कुछ नहीं देगा तो अल्फा कितना मानते हैं 1, ये ध्यान रखना है। कुछ नहीं दे रखा है, अल्फा कुछ बोला नहीं है तो 1 मानेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग n मान के करेंगे, n है n माइनस अल्फा ऐसे करेंगे। या फिर इसको अगर हम मान लो n ले लेते हैं, अब इसको हम बताएंगे, n से कंफ्यूज मत बताते बात, सुनो। डायमेराइज ट्राइमेराइज तभी होता है जब जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, अल्फा जब भी तुम्हारा डिसोसिएशन था अल्फा का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा था, देखा तुमने 1.2 2.2 3 5 ऐसा आ रहा था। लेकिन जब भी एसोसिएशन होगा अल्फा का वैल्यू 1 से छोटा है, 0.5 0.8 0.9 कुछ भी होगा, लेकिन 1 से छोटा हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर एसोसिएशन है तो 1 से कम, डिसोसिएशन तो 1 से ज्यादा। हो गया नोट। यस सर। ठीक, अच्छे से नोट करो पहले सब लोग। और तुम लोग बोलना सीखो, सबके पास है आवाज है सबके पास, तो बोलना सीखो, नहीं तो फिर सीखना बंद हो जाएगा तुम लोग का, अगर बोलना बंद कर दोगे तो। ठीक है, देखते हैं आगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को अल्फा के टर्म्स में कैसे करेंगे। अगर हमारे पास CH3COH दे रखा है 2 मोल्स, और हो क्या रहा है CH3COOH होल ट्वाइस, तो क्या दिख रहा है, पहले 2 था, हो कितना गया 1, 2:1 का रेशियो है। T=0 पे मान लेते हैं कि इसके पास n मोल्स है, जैसा कि हमने n से सीखा है, तुम लोग को n से सीखना है, n से सीख लो। n मोल्स है, अभी 0 है। अब यहाँ पे T=T पे क्या आएगा, 2 मोल निकल रहे, तो क्या लोग लिखोगे इसको, n माइनस 2n अल्फा लिखना, इसको ध्यान रखना कैसे लिखना है, 2n अल्फा। तो 2 से 1 बनता है तो 2n अल्फा से कितना बन जाएगा, n अल्फा बन जाएगा। तो आइए तुम ऐसे लिख सकते हो, ये भी सही है, या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो। अगर तुम n माइनस n अल्फा लिखते हो
तो मतलब कि tan अल्फा निकला है, तो 2 से 1 बनता है, तो 1 से कितना बनेगा, 1/2 बनेगा, तो n अल्फा से कितना बन जाएगा, n अल्फा बाई 2। देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, दो हाफ तरीके एन से तुमको अल्फा लिखना बता रहे हैं। हाँ, तो 2 तरीके से लिखना सिखा रहे हैं। एक तो तुम आइदर पहले से 2n अल्फा ले लो तो n अल्फा बनेगा, या फिर अगर n अल्फा लेते हो तो देख लो कि कितना हो रहा है, 2 से 1 है तो 1 से आधा बनेगा, हाफ बनेगा, तो n अल्फा बाई 2 कर दोगे। ये दोनों ही तरीके से ही, तुम किसी को भी चुन सकते हो, दोनों से मेरा आंसर सेम ही आएगा। अब हम i निकालना चाहें तो i क्या होता है, बाद में कितने अपन पहले कितने, तो बाद में कितने, n माइनस 2n अल्फा प्लस n अल्फा, n माइनस 2n अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइड बाय कितना, पहले n है तो कितना रहेगा, तोड़ के काटो उसको पकड़ के, कितना n माइनस n अल्फा अपॉन n, कॉमन ले लो 1 माइनस अल्फा, और अल्फा कितना है, अल्फा कितना था पहले 0.5 था ना, कितना था देख लो, दिया हुआ है 0. अल्फा 1 है, अल्फा 1 है, अल्फा 1 है, अल्फा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस केस में, तो अल्फा को 1 ले लो। एक सेकंड, क्या कर रहे गलती, हाँ 1 अल्फा बाई 2 है, 1 माइनस अल्फा है, 1 माइनस 2 अल्फा है, हाँ 1 माइनस अल्फा, n तो ठीक है, 1 माइनस अल्फा कितना है, एक सेकंड, अल्फा 1 है, कहाँ गलती कर, इसको देखो, रुको एक सेकंड, ये दे रखा है, इसको लेके चलते क्या आ रहा है, इसमें अल्फा लेंगे नहीं, अल्फा हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे तो हमें 100% है तो n है, तो अल्फा यहाँ पे इसको लेके देखते हो, थोड़ा समझते हैं कहाँ गलती हो रही है, क्या डिफरेंस आ रहा है। वेट, इसको थोड़ा फिर से फेस करते हैं, रुक जाओ। अगर हमारा CH3 है, COOH है, 2 मोल, बन कितना रहा है, CH3 COOH होल ट्वाइस, मतलब हमारे पास 2 से 1 हो है, राइट। t इक्वल टू 0 पे अगर हम n मोल्स लेते हैं, ये 0 है, t इक्वल टू t पे n से अगर n अल्फा निकलता है, कितना आ रहा है, n अल्फा बाई 2 आ रहा है, ट्राई करके देखते हैं कितना आ रहा है। अभी अल्फा 1 ले रखा है तो भी आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 पे आंसर नहीं आएगा, तो अगर ऐसा करते हैं, या फिर हो सकता है मान लो कुछ भी परसेंटेज पे लेना चाहिए, वैसे तो देखते हैं कितना आ रहा है, n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय n, कितना आ रहा है करके देखो जरा से एक बार, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा, अब सही हो जाएगा, अल्फा बाय 2, अल्फा कितना है 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 कितना जाएगा, हाफ, सही है। इसको नोट कर लो, ये वाला एग्जांपल नोट करो, ऐसे नोट करना है, इस एग्जांपल को ऐसे लेके चलो, अनुसार आ जाएगा। इसको नोट करो, समझाते कैसे किया, सेम चीज से जैसा किया था वैसे करेंगे, पहले n मोल्स किया था, n मोल्स ले लेंगे, रेशियो कितना 2:1, तो तुमको ध्यान रखना है कि जितना है उससे उसका करना, 2 से 1 बनता था, 1 से कितना बनेगा, आधा बनेगा, तो यहाँ पे हमने हाफ इंटू एन अल्फा कर दिया, दिस इज नथिंग बट व्हाट, हाफ एन अल्फा, ये ध्यान रखना है, हाफ एन अल्फा आएगा। और अब यहाँ से तुम जैसे निकाल रहे हो, ऐड कर दो टोटल मोल्स n माइनस एन अल्फा प्लस एन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय n, सॉल्व कर लिया, n को कॉमन लिया, काट दिया पकड़ के, आंसर आ गया हमारा। एग्जांपल और सर देख लेते हैं, समझ में, हाँ बोलो। तो n उसमें माइनस अगर n 2n लेंगे तो सेम आंसर आ रहा है। आंसर भी सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा, उसमें वही आएगा, ऐसा कुछ नहीं अलग आ जाएगा। हाँ सर, बट नहीं नहीं फिर नहीं, आप पहले जैसे हम लोग n माइनस 2n अल्फा लिया ना, तो वहाँ पे ऊपर में भी 2n लेना पड़ेगा, तभी आंसर स्टार्टिंग में सेम तुमको 2 आएगा। लेना पड़ेगा तभी सेम आएगा, क्योंकि हमने हाँ 2 मोल लिया ना, एक नहीं लिया वहाँ पे, n से 12 पर हाँ। नहीं, यहाँ पे 2 लेके चलना पड़ेगा, सही बात है। खैर इसी को नोट करो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ लोग उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी को लेके चलो, इसी में सही रहेगा। हमेशा एन अल्फा निकालते हैं, हमेशा एन अल्फा निकालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि कितना बन रहा है, 2 से 1 बन रहा है तो 1 से 1.5 बन गया, 2 से 3 से 1 बनेगा तो 1/3 बन जाएगा। दिस इज नथिंग बट n into 1 minus अल्फा। तो दोनों ही मेथड से हम कर सकते हैं, कुछ अलग नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। एक और क्वेश्चन करेंगे, इसे नोट करो पहले। अल्फा कुछ भी दिया हो, 0.5 है, 0.3, 0.2, 0.25 निकालना वैसे ही है। ठीक है, हो गया, yes sir. ठीक है। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल इसी का, फाइंड वेंटॉप फैक्टर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर लिख लो बेंजोइक एसिड विथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 30%। बेंजोइक एसिड क्या होता है पता है तुमको, C6H5O, C6H5
COOH। और बेंजोइक एसिड क्या दे रखा है? बेंजीन दे रखा है, डाइमराइज होगा, ये ध्यान रखना। इन बेंजीन, ये भी लिख लो। बेंजीन में हमें ये नॉन पोलर है और बेंजोइक एसिड पोलर होता है, तो ये लिख के दिखा दे कैसे लिखोगे COH, क्योंकि हमारे पास ये लर्निंग पार्ट है। 2 मोल दिए जाएगा, कितना हो जाएगा? C6H5COOH होल ट्वाइस। फर्क कुछ नहीं पड़ता, जो दे रखा उसको ले लो, डाइमराइज हो रहा है। चलो फटाफट बनाओ, क्या आ रहा है? आई क्या आ रहा है? आई निकालो। आई निकालना ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। हाँ बोलो प्रथम, कितना आया? सर ये समझ में नहीं आया सर, यहाँ पे 2 अच्छा, ये से पार्ट 6 समझ में कैसे ले ली? ये वाला क्या 2 से 6? हाँ सर। अरे हम सर यहाँ डाइमराइज कर, देखो क्या ये जो होता है ना, हमने क्या बोला कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये तुम लोग को पढ़ाएंगे वैसे हम लोग, ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है ना। बट यहाँ पे कभी तुमको सोर्स में मिलिया नहीं रहेगा कि ये हो रहा है, बट तुमको याद रखना, क्योंकि जेई के स्टूडेंट है, तुमको इतना पता होना चाहिए, हर चीज क्वेश्चन बताएगा नहीं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक पोलर सॉल्वेंट होता है, और जब इसको तुम नॉन पोलर में डालते हो बेंजीन में, तो क्या होता है ना, वो डाइमराइज कर देती है। हमने बता रखा है, तुमको याद रखना है। कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, बेंजोइक हो, एसिटिक एसिड हो, कोई भी एसिड आ जाए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। अगर उसको तुम बेंजीन में डालते हो जो कि नॉन पोलर है, वो डाइमराइज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मोल डाला है, क्या हो गया? 1 मोल बन गया, तो 2 से 1 हो गया। ये अगर तुमको जानना है कि ऐसा क्यों होता है, तो हम वो भी ये भी हम बता देंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं बता सकते, लेकिन तुम ट्राई करो। वो सिलेबस से बाहर का चीज था, इसलिए नहीं बता, लेकिन फिर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगले अब हम वही बता देंगे क्यों ऐसा होता है। नोट करो ओके पहले सर। इसको। इससे निकालो पहले कि जैसे कि वो निकल, क्योंकि देखो वो मेरा लर्निंग नहीं है कि क्यों डाइमराइज हो रहा है। डाइमराइजेशन हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में, बट ये हमारे बस अगर तुम जाना चाहो तो हम अभी तुमको बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करो स्पेल से। सब लोगों का आना चाहिए आंसर, जैसे किया है सही आ रहा है नलिनी तुम्हारा? हमेशा ध्यान रखना, डाइमराइज हो, ट्राइमराइज हो, एसोसिएट हो, आई का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा अगर आ रहा है तो तुम सही जा रहे हो। जैसा किया वैसे करो, कुछ अलग नहीं करना है। चलो करके दिखा दे क्या? देखो फिर से, T इक्वल टू 0 पे n मोल्स 0 मोल्स, T पे कितना हो जाएगा? n इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है, जो कि क्या है? n माइनस एन अल्फा है। अब तुम देखो कितना है, 2 से बन रहा है 1, तो 1 से कितना बनेगा? हाफ। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? सो यहाँ पे n अल्फा निकल रहा है, तो कितना बन जाएगा? हाफ ऑफ n अल्फा। यहाँ पे ये आ गया। तो फिर से यहाँ नोट कर लो, आई क्या होता है बाद में अपॉन पहले, तो बाद में कितना आ रहा है? मिनिमाइज कर देना तो, हाँ, तो आई कितना होता है तो तुमको पता है, निकल आ रहा है n माइनस एन अल्फा प्लस एन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय n को कॉमन लो, काट दो पकड़ी, कितना रहेगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, और माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा बाई 2। अल्फा कितना है? 0.3 दे रखा है, 30% 0.3, सो 1 माइनस 0.3 डिवाइड बाई 2 1.5, तो 1 माइनस 0.15 कितना रहेगा? 0.85। जैसा दे रखा वैसा कर दो, फटाफट आ जाएगा आंसर। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? हमेशा इसी फॉर्म में लेके चलो, n लेके चलो, n अल्फा निकाल दो, और जैसा दिख रहा है वैसे कर दिया करना। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, ध्यान रखना है, 30%। और ना क्वेश्चन में दिया रहेगा एसोसिएशन है कि डिसोसिएशन है, उससे भी तुमको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है, डाइमराइज हो रहा है कि टूट रहा है। सर ट्राइमेराइज में वहाँ पे 3 आ जाएगा, n अल्फा बाई 3 और n माइनस एन अल्फा, वैसा हो जाएगा। 3 आ जाएगा,
3 है n अल्फा बाय 3 है। एग्जांपल में दिखाते कैसे करेंगे, सुनो के लिए सबने नोट हो गया, देख लो पहले। हो गया। ठीक है, देखते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो, सब लोग ट्राई करो। अब हमको दे रखा है, मान लो 4 मॉलिक्यूल फॉस्फोरस के थे जो कि P4 हो जा रहा है, मतलब अब डायमराइज नहीं क्वाड्रामाइज हो रहा है, मतलब 4 चीज एक हो जा रहा है। दे रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हारा 40%। फाइंड आउट आई। करो ट्राई। सर 0.7 0.7 देखते हैं। लग तो सही रहा है। हाँ सर और किसी का? 0.7 आ रहा है। गुड। और किसी का? 0.7। ठीक लग रहा है। बाकी लोग भी ट्राई करो। सिर्फ ये आ रहा है आंसर। सर हमारा माइक प्रॉब्लम दे रहा है। वंशिका देख लो, बाकी लोग। नंदनी ठीक है। बिंदेश्वरी, स्वप्ना चेक करो फटाफट आंसर क्या आ रहा है। देखो फिर से ट्राई करते हैं। बिंदेश्वरी अगर नहीं हुआ तो पूछ ले करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। t इक्वल टू 0 पे अगर मैं देखता हूँ इसके एन मोल्स मान लेते हैं। कितना दे रखा है? इसका 4 है। 4 से कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। 4:1 का जैसे वहाँ 1 छुपा हुआ है, तो एन मोल से 0 मोल्स, राइट। t इक्वल टू टी पे कितना आएगा? n इंटू 1 माइनस अल्फा, जो कि क्या है? n माइनस अल्फा। अब तुमको पता है 4 से 1 बनता है, तो 1 से कितना? 1/4 बनेगा। ऑब्वियस सी बात है ना। 4 से 1 है तो 1 से कितना? 1/4। तो n अल्फा से कितना बनेगा? n अल्फा बाय 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर आई निकाल दें तो आई क्या होता है? टोटल मोल्स आफ्टर कितना? आफ्टर n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा बाय 4। और पहले कितना था? n था। n को कॉमन ले लो, काट दो पकड़ के, सब कट जाएगा। काट दो यहीं से चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ रहा है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 4। और अगर सॉल्व करो कितना रहेगा? 1 माइनस 3 अल्फा बाय 4। या फिर अल्फा का वैल्यू यहीं पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना रहेगा ये? 1 माइनस अल्फा कितना? 0.4 और प्लस अल्फा 4 कितना? 0.4 बाय 4। कितना रहेगा कट के? 1 माइनस 0.4 और प्लस 0.1 कितना हो गया? 0.7 आंसर। तो जैसा दे रखा है क्वेश्चन वैसा करते जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर है सबको कैसे आ रही है सब सारा चीज? डिसोसिएशन एसोसिएशन क्लियर हो गया सबका? यस सर। ठीक है, तो ये जो है सबको आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन दे रही जो सबसे होना चाहिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए से बन रहा है A3। गिवन अल्फा इज इक्वल 60%। सबका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल हर एक का आंसर सही आना चाहिए। करो फटाफट, क्या आएगा? फिर आगे बढ़ जाएंगे। 0.6। सब लोग करो, देखो कितना आ रहा है। आना चाहिए सबका। सर 0.6।
0.6। वेरी गुड। हाँ सर 0.6। सबका आ रहा है, सबका आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो कुछ बताना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। टी इक्वल टू 0 पे लेके चलो, और जिससे थोड़ा टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर आना चाहिए। n मोल्स 0 मोल्स 1 माइनस अल्फा, ये क्या है? n माइनस n अल्फा है। n अल्फा निकल सर रहा है 0.6 है। 3:1 का रेशियो 1 से 3 बनेगा, n अल्फा बाई 3 बन जाएगा। सबका ये आना चाहिए, बिल्कुल वही है आंसर। n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा बाई 3 डिवाइड बाय n, एक कॉमन ले लेंगे, फट कट जाएगा अपने। अल्फा प्लस अल्फा बाई 3 आ जाएगा आंसर। वैल्यू स्प्लिट करो, 1 माइनस 0.6 प्लस 0.2 हो जाएगा, क्योंकि 0.6 बाई 3 करेंगे 0.2 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर? 0.4 प्लस 0.2 0.6। ठीक है, क्लियर है सबका? चलो ठीक है, फिर देखते इसमें हैं भी इसके बाद। शॉर्टकट लग सकता है। हाँ लगा सकते हो। क्या लगा रहे हो तुम यहाँ पे? 1 माइनस 1 माइनस कितना अल्फा प्लस अल्फा बाई 3, यहाँ पे जितना बनेगा 1 माइनस अल्फा हमेशा रहेगा और प्लस हाँ, अल्फा बाई 3। क्योंकि 3 से बन रही है ना, हाँ सर, जितना हाँ दे रहे हो उसको 3 से बना तो अल्फा बाई, हाँ वही कर सकते हो, बात बराबर है। अगर 3 बन रहा है, 3 से एक बना तो अल्फा बाई 3 कर दो, 4 से एक बना तो अल्फा बाई 4 कर दो, बात बराबर ही रहेगा। सब में वही हो सकता है, वो भी सही है। देखो ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, कुछ ऐसा नहीं है। तुम देखोगे यहाँ पे तो वो भी क्या समझ सकते हो। अगर 3 से बन रहा है एक चीज, तो क्या करना है? 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लो, क्योंकि तुम्हारा कुछ ना कुछ कटेगा। और 3 से एक बन रहा है तो एक से कितना 3 बनेगा, तो प्लस अल्फा बाई 3 लगा दो। अगर 4 से हो रहा है तो क्या करोगे? अल्फा बाई 4, 1 माइनस अल्फा कॉमन लो, प्लस अल्फा बाई 4 कर दो। ठीक है, 5 से है तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 5, बात बराबर ही है, सब में वही आ जाएगा। और जब टूटेगा तो बता ही रखा है हमने पहले कैसे करते हैं। जितना टूट रहा है 1 तो कॉमन रखो, प्लस जितना है उससे एक कम कर दो। अगर 4 टूट के बन रहा है तो 1 प्लस 3 अल्फा, अगर 3 टूट के बन रहा है तो 1 प्लस 2 अल्फा, ऐसा करके वो ध्यान रखना तुमको। या फिर समझ लो ये हो गया एसोसिएशन शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड, जो कि तुमको याद रखने के लिए यूज करना है। टाइम बचेगा एग्जाम में हमारा, और ये एसोसिएशन के लिए वैलिड है। अगर डिसोसिएशन हो रहा हो तो क्या करेंगे? थोड़ा दिमाग यहाँ लगा देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। अगर 1 से 3 बन रहा है, कितना रहेगा? 1 प्लस 2 अल्फा। 1 से 4 बन रहा है, 1 प्लस 3 अल्फा। 1 से 5 बन रहा है, 1 प्लस 4 अल्फा। अब तुमको देखना तो आता है कितना आइटम है, कितना मॉलिक्यूल टूट टूट के क्या बन रहा है, बस उसको बना दो बैठ के। सर 4a से 2a2 बन सकता है। 4a से 2a2, तो अरे हाँ अगर सर। 2a2 बना भी तो तुम्हारा 2 ही हुआ ना अल्टीमेटली। तुमको तो देखना है ना वो चीज क्या आ रहा है। अगर डाइमर है तो डाइमर के फॉर्म में बनेगा। अगर तुमको एक रिएक्शन दे रखा है कि 4a से हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ a2 बना, तो तुम क्या लिखोगे? एक से कितना बन रहा है? ये क्या है? 1 से 1/2 अभी बनेगा। भी 1, अभी देखो 4 से कितना 2 आया ना, 4 से 2 आ गया, हाँ तो 4 से 2 एक क्या है? 1 से 2 का है, 2 से 1 हाँ का आ गया, मतलब डायमराइज हो रहा है एक तरह से। तो डायमराइज कर दो बेटा, क्या फर्क पड़ता है? डायमराइज मतलब एसोसिएट हो जाएगा तुम्हारा। तो तुमको देखना है कि अल्टीमेटली कितने मॉलिक्यूल्स पहले थे और कितने बाद में हो गए। तो तुम्हारे क्या थे? टोटल 4 थे पहले, अब कितने हो गए? 2 हो गए। तो 4 से 2 हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। घट रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो 4 से 2 हो गया, मतलब 2 से 1 हो गया, तो डायमराइज वाला किस लगा दो? कितना लगा दोगे? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। दैट्स इट। समझ में आया क्या बता रहा है? हाँ सर। बस। चलो काफी टाइम इसमें लग गया है, ध्यान रखना है। अब गलत मत करना, ये करने के बाद सब सही हो जाए अच्छे से, बस यही चाहते हैं। सबका नोट हो गया? और ये भी ध्यान रखना कि अगर एसोसिएशन है तो अल्फा हमेशा क्या आएगा? अल्फा बोल रहे हैं, आई हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा। और डिसोसिएशन है तो आई हमेशा क्या आएगा? 1 से बड़ा। ये ध्यान रखना है। ऑप्शन भी चेक कर लेना और थोड़ा आइडिया लगा लेना पड़ेगा क्या होगा। हो जाए तो बता देना।
वेन टॉप फैक्टर अगर क्लियर है सबका तो फिर तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगा। जैसे मैंने पहले बताया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि आई है जो दिखाया, आई बताया नहीं जाता है। आई लोग ये मान के चलते हैं कि तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में और आयनिक में पढ़ाई होगा, इसलिए बस फटाफट निकाल देते हैं स्कूल में कि देखो आई से निकल जाएगा, आगे बढ़ो। तो ये सही बताया तो ये इस चैप्टर का पार्ट है ही नहीं, हम पढ़ा दी तुमको क्योंकि तुमको पता नहीं था। ये आयनिक का ही पार्ट होता है, केमिकल का ही पार्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये देखो वेन टॉप फैक्टर का ध्यान रखना है, और ये 3 फॉर्मूले से जो कि तुम चाहो तो नोट कर लेना, ये दे रखा होता है। ये अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, तुम इसी चीज को सेम तरह से लिख सकते हो। ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल, मतलब आना कितना चाहिए था और आया कितना, आया क्यों इतना आया, क्योंकि हमारे जो मोल्स थे तुम लिए थे 1, टूट के 2 हो गए, 3 हो गए, तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव। ऑब्जर्व्ड मतलब कितना दिखा, एक्चुअल में कितना दिखा। ऑब्जर्व्ड बोल दो, चाहे एक्चुअल बोल दो, चाहे एबनॉर्मल बोल दो, चाहे एक्सपेरिमेंटल बोल दो, सबका मतलब एक ही है। और थ्योरेटिकल का मतलब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, फॉर्मूला से थोड़ा डेविएट कर गया, इसलिए ऐसा नया नया नाम आ गया। एग्जैक्टली वैसा ही बोल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कंसर्न डिवाइड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, होना कितना चाहिए था पार्टिकल, हो कितना गया। और एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे मास के टर्म्स में ले तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, इसको ध्यान रखना, लोग यहाँ फंसते हैं। अगर तुम मास के टर्म्स में लोगे तो थ्योरेटिकल मोलर मास ऊपर रहेगा और एक्सपेरिमेंटल मोलर मास नीचे रहता है, क्योंकि यहाँ पे जब मास लिखोगे ना तो मास घट जाता है, इसलिए ये उल्टा होता है फॉर्मूला यहाँ पे। तो बस ध्यान रखना कि जब हम मास के टर्म्स में बात करेंगे थ्योरेटिकल ऊपर, एक्सपेरिमेंटल नीचे, और बाकी समय एक्सपेरिमेंटल ऊपर, थ्योरेटिकल नीचे, ये ध्यान रखना से कम। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसको पहले, इसको बस नोट कर लो, तीनों फॉर्मूले को नोट कर लो। आई का ही फॉर्मूला है ये, अलग कुछ नहीं है। अभी तक हमने जो देखा वही है, जैसे निकालते वही निकालेंगे, कुछ अलग नहीं निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं अपॉन पहले कितने। Now we will see the first colligative property, that is relative lowering of vapor pressure. वो थोड़ा सा है ट्रिकी है, समझने कैसे आते हैं, क्या आते हैं, कॉन्सेप्चुअल है। हो गया नोट तीनों फॉर्मूला, ठीक है। जिसका नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझते पहले क्या होता है, क्या निकालना चाहते हैं हम, क्या निकालने वाले हैं, वो देखेंगे पहले। तो पहले से समझो क्या है। मान लो हमारे पास यहाँ पे 2 सैंपल है। एक सैंपल दे रखा है जिसमें प्योर पानी है, प्योर वाटर है, और प्योर वाटर है तो मान लो टेम्परेचर मेरा सेम है 100 डिग्री सेल्सियस से मान लो 80 डिग्री सेल्सियस है सपोज, कॉमन, या फिर तो मान लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहा है, रूम टेम्परेचर दे रखा है। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ ये मान लिक्विड फॉर्म है, और इसको जब ढक दोगे तो कुछ ना कुछ वेपर्स बनेंगे, राइट, यहाँ कुछ वेपर्स बने हुए हैं। और जो वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का आता है उसको क्या बोलते हैं, पी नॉट बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ जो दे रखा है यहाँ पे पी नॉट। अगर मान लो क्या करते हैं, इस पूरे सॉल्यूशन में, इस लिक्विड में, इस वाटर के सैंपल में हम थोड़े सॉल्यूट डाल देते हैं। हमने क्या किया, कुछ सॉल्यूट्स मिला दिया, मान लो नमक मिला दिया। तो क्या होगा, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो तुम्हारे सरफेस को ब्लॉक कर देंगे। जैसे तुम देख रहे हो ब्लैक ब्लैक पार्टिकल, क्या है, जो ब्लैक ब्लैक है वो सॉल्यूट का पार्टिकल, वो क्या करेगा, सरफेस को ब्लॉक कर देगा। और अगर सरफेस को ब्लॉक कर देगा तो जितने वेपर्स पहले निकल रहे थे उससे थोड़े कम निकलेंगे, क्यों, क्योंकि सरफेस ब्लॉक हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेपर्स होंगे अब थोड़े कम होंगे, लेस वेपर्स। ये ध्यान रखना है कि जो तुमने सॉल्यूट मिलाया है दैट सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। हम ये ध्यान रखेंगे, इसको लिख भी लेते हैं। क्या लिखेंगे स्टार मार्कर के, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, शुड बी नॉन वोलेटाइल। क्यों, क्योंकि अगर वोलेटाइल रहा तो वो भी वेपराइज हो जाएगा, उसके वेपर्स भी आ जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं ऐसा होना,
इसी तो क्या बोलेंगे कि जो वेपर्स हैं थोड़े कम हो गए, तो यहाँ पे अगर प्योर फॉर्म है तो उसको पी नॉट बोलते हैं, और अगर सॉल्यूशन बन गया, पहले क्या था सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट के लिए पी नॉट आता है, लेकिन अभी हमने क्या किया सॉल्यूशन बनाया है, कैसे उसी पानी में थोड़ा नमक मिला दिया, तो उसको बोलते हैं पीएस। पीएस का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम बोल देंगे पीएस क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे दे रखा है या नहीं दे रखा तो लिख लो इसको जल्दी से कि वेयर पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम खुद बताओ क्या देख रहे हो कि ज्यादा कौन है, पी नॉट या पीएस, खुद बताओ। पी नॉट। पी नॉट, क्योंकि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कुछ नमक आ गया था, नमक ने क्या किया, सरफेस ब्लॉक कर दिया, वेपर उतने नहीं निकल पाए जितना पहले निकल रहे थे। तो अगर वेपर्स कम है तो प्रेशर भी क्या आएगा, कम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें, लोअरिंग का मतलब कितना घट गया, तो लोअरिंग इन वेपर्स को तुम ऐसा लिख सकते हो कि पी नॉट जो प्योर था माइनस पी एस जो सॉल्यूशन का आया, तो पी नॉट प्योर वाला माइनस पी एस, इसको जो घटाओगे तो डेल्टा पी बोल, डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज, कितना प्रेशर का चेंज आ गया। और उसी तरह से अगर रिलेटिव लोअरिंग का बात करें, रिलेटिव का मतलब कितना है, पहले कितना था और अब अभी कितना हो रहा है चेंज होकर, और पहले कितना था। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर्स को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा पे जो चेंज आया अपॉन पी नॉट, पहले कितना था। तो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ये भी ध्यान रखना, इसको जल्दी से नोट करो यहाँ तक, फिर समझाते हैं आता कहाँ से, क्यों आता है, कैसे आता है। नोट करिए इसको पहले यहाँ तक जहाँ तक बनाया, फिर हम मिटाएंगे इसको, फिर नया से लिखेंगे। दो सैंपल है, एक प्योर सॉल्वेंट का, दूसरा सॉल्यूशन का जिसमें नमक मिला के रखा है। नमक का पार्टिकल नॉन वोलेटाइल होता है, वो ब्लॉक करेगा सरफेस को, निकलने नहीं देगा किसी चीज को, जिससे मेरा जो प्रेशर है वो घट जाएगा, और प्रेशर घटेगा उसको हम पीएस बोल दिए हैं। तो कितना डिक्रीज आया उसको बोलेंगे पी नॉट माइनस पीएस। और रिलेटिव की जब बात करें, रिलेटिव हमेशा एब्सोल्यूट टर्म में डिफाइन नहीं होता है, मतलब पहले कितना था उस रिस्पेक्ट में कितना हो गया, तो वही होता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, मतलब पहले कितना था और अभी कितना चेंज हो गया, उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। लोअरिंग नहीं, रिलेटिव लोअरिंग, कितना रिलेटिवली घट गया है। इसको समझते हैं कैसे लिखना है, जल्दी से नोट करो पहले। सर डेल्टा पे चेंज इन वेपर प्रेशर। हाँ एग्जैक्टली, चेंज मतलब लोअरिंग, कितना घट गया है। पहले पी नॉट था, पीएस हो गया, तो मान लो पी नॉट तुम्हारा था 80 टॉर, समझ लो बात को, और पीएस हो गया 60 टॉर, 60 टॉर, तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, जितना घटा दो पहले से, कितना पी नॉट माइनस पीएस, दैट इज 60 टॉर, मतलब कितना 20 टॉर यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए। तो कितना घट गया उसको लोअरिंग बोल दिया। और रिलेटिव का मतलब, नोट कर लिया। अंजलि समझ में आ रहा है? अंजलि आ रही है आवाज? माइक ऑन करके बोल दो, हाँ है ना। हो गया नोट सबका? यस सर। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या है इस चीज के बाद, कि अब तुमने रॉल्स लॉ में पढ़ा है, देखो समझो यहाँ पे ये प्योर वाला था, और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, दोनों चीजें हैं हमारे पास। क्या है, वाटर भी है एंड सॉल्ट भी है।
तो तुम लोगों ने रॉल्स लॉ के थ्रू पढ़ा है कि हमारे पास जो पी टोटल होता है, पी टोटल पार्शियल प्रेशर भी, मतलब हमारा पार्शियल प्रेशर वाटर कितना, सॉल्ट कितना, मान लो ए और बी मिला दिया, फिलहाल समझते हैं, बेसिक से वाटर को ए बोल देते हैं और सॉल्ट को बी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो पी टोटल पी ए प्लस पी होता है। और पी ए क्या था, रॉल्स लॉ से क्या था, पी ए पार्शियल प्रेशर पे क्या होता है बताओ, बोलो। पी नॉट ए इंटू P naught into X है। एक्स है, और पी भी कितना हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ऐसे लिख सकते हैं। ए मेरा पानी है और बी क्या है, सॉल्ट है, ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे पी नॉट ए को क्या पी नॉट वाटर बोल सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऐसा बोल सकते हैं, सॉल्वेंट है हमारा, प्लस सॉल्यूट जो है, सॉल्ट क्या वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल, तो अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, क्या इसका प्रेशर आया कुछ भी, बताओ। नहीं। अगर सॉल्यूट मेरा नॉन वोलेटाइल तो उसका कुछ भी प्रेशर आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, पी नॉट बी क्या हो जाएगा मेरा 0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सॉल्ट, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ये समझ में आया कैसे लिखें इसको, पी नॉट बी को 0, क्योंकि सॉल्ट मेरा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और कोई भी नॉन वोलेटाइल कभी वेपर बनाएगा ही नहीं, तो वेपर जब नहीं बनाएगा तो उसका प्योर फॉर्म में वेपर क्या होगा, 0 होगा। सो पी नॉट ऑफ सॉल्ट विल बी व्हाट, 0। तो 0 इंटू समथिंग क्या 0 ही होता है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि पी टोटल जो आ रहा है इसके लिए वो कितना आ रहा है, पी नॉट वाटर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, सॉल्वेंट है जो कि वाटर लिख ले रहे हैं बैठ के इसको, ताकि कंफ्यूज ना हो अलग अलग चीज लिख के। तो कर रहे हैं क्या, हम कर रहे हैं जो पीएस था, पीएस मतलब क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और यही था हमारा पी टोटल है ना, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर आएगा वो पीएस है, और यही क्या है मेरा, दिस इज नथिंग बट पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर देखें ये पी नॉट वाटर, यही क्या है, यही मेरा पी नॉट है, क्योंकि पहले वाटर ही था हमारे पास, और वाटर का ये पी नॉट क्या था, प्योर फॉर्म में वाटर कितना रही, कितना है पी नॉट, और इनटू ये मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का ही तो है, दिस इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा लिख सकते हैं हाँ या ना, देखो फटाफट चेक करो, हाँ सर। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग आराम से। तो यहाँ से क्या आ गया, सो पीएस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी नॉट, यही हमने लिख दिया। यहाँ पे देखो, इससे समझ में आ रहा है, इसको लिख लो फटाफट, इसको अगर समझ में आ रहा है तो इसको नोट करो इससे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको कैसे घुमा फिरा के निकालते हैं। तो ये मेरा पीएस है, ये मेरा पी नॉट है, और ये मेरा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हो गया, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट के लिए बस इतना, मतलब याद तो तुमको अल्टीमेटली फॉर्मूला ही रखना है, बट समझने के लिए जरूरी कैसे ये आ रहा है, कहाँ से ये आ रहा है, जहाँ प्रॉब्लम होगा बता देना, हम समझा देंगे उसको। तो तब सबको ये समझ में आ गया, पीएस पी ऑफ सॉल्यूशन को पीएस लिख रहे हैं हम यहाँ पे, शॉर्ट फॉर्म पीएस लिखते हैं, और ये पी नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये हमको पता है। अब तुमको ये एक और भी चीज पता है, ऑल्सो वी नो दिस दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट क्या होता है, 1, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा 100%, ठीक है। सो यहाँ से क्या रहेगा, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यही चीज को यहाँ पुट कर दो, सो पुटिंग दिस हियर, तो पीएस क्या रहेगा, पी नॉट इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखो यहाँ ध्यान से, सो पी एस इक्वल टू पी नॉट माइनस माइनस कितना, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, ठीक है।
तो यहाँ से देखो क्या आएगा, तो ध्यान देते हैं। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा स्कोर करो, इस पूरे पार्ट को इधर भेज दो, इस पूरे पार्ट को इधर ले आओ, तो क्या रहेगा यहाँ से, सो P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर भेज दो, कितना रहेगा, P नॉट माइनस पी एस। हाँ है ना, ये वाला पार्ट समझ में आया सबको। इस पूरे पार्ट को मैं इधर भेज दिए, इस पार्ट को इधर भेज, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, थोड़ा इसको हटा के लिख रहे हैं। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है निकल के, अगर देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो तो क्या आएगा, पी नॉट माइनस पी एस, और पी नॉट नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन पी नॉट। तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, दिस इज नथिंग बट पी नॉट माइनस पी एस क्या था, डेल्टा पी, देखो यहाँ पे अपॉन पी नॉट, और यही क्या है मेरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो क्या दिख रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज नथिंग बट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको नोट करो। तो जो भी मेरा मोल फ्रैक्शन रहेगा उस सॉल्यूशन में, सॉल्यूट का, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वेरी गुड। किसी पार्ट में किसी स्टेप में दिक्कत हो तो पूछ लेना। सबको क्लियर है? कलापी मंतसा समझ आ रहा है सब चीज यहाँ पे, ये वाला पार्ट, स्टेप सारे हाँ कैसे लिखे इस चीज को? ठीक है, ठीक। यस सर, समझ आ गया। अच्छे से नोट कर लो, देख लेते हैं, फिर इसके बाद जाएंगे आगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है हमको, समझते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या कर रहे हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ, रेड वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है वो होता क्या है, देखा जाए तो उसको हम यहाँ पे तो बता लिख के, ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब तुम जानते हो कि ऐसे सॉल्यूशन जो है ना, ये जो जितने भी तुम पढ़ो दे आर ओनली वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर तुम्हारा कंसिडर्ड सॉल्यूशन होगा ना तो ये वेरीफाइड होगा ही नहीं पूरा। ये तुम लोग कभी सिलेबस में नहीं बताएंगे क्यों ऐसा होता है, बट ये ध्यान रखना कि ये सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज तभी वैलिड है जब हमारा सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट होता है। तो इस केस में मेरे जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में ज्यादा कौन है, यही होगा ज्यादा। नेक्स्ट टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो है। बट फिर भी तुम क्या कर रहे हो, फिर भी हम क्या करें, कहीं ना कहीं इसको जीरो करके हम इसके रिस्पेक्ट में जब ऐड कर रहे हैं तो मेरा आंसर तो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, या थोड़ा गलत आएगा, क्या लग रहा है तुमको, थोड़ा एग्जैक्ट आएगा या थोड़ा गलत आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, इसके रिस्पेक्ट में इसको नलिफाई किया है, नेग्लेक्ट किया है। तो अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल मेरा आंसर सही आए, थोड़ा बहुत भी नेग्लेक्ट ना करना पड़े, तो हमको थोड़ा फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। वैसे तो तुम बोर्ड का अगर कोई एग्जाम कर रहे हो, मान लो जो भी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल के एग्जाम दे रहे हैं, सीबीएसई वगैरह में, तो तुम हमेशा ये फॉर्मूला यूज करो, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जहाँ पे ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एन अपॉन एन प्लस एन।
ये कैपिटल का मतलब सॉल्वेंट का मोल्स, स्मॉल एन का मतलब सॉल्यूट का मोल्स। तो यहाँ पे हमेशा एन को क्या कर लोगे, 0 कर दो, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है इसके रिस्पेक्ट में, और जब भी हम बड़ी चीज में छोटी चीज ऐड करते हैं ज्यादा चेंज आता नहीं, इसको इसलिए 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, एन अपॉन एन आ जाएगा। ये हमारा क्या है, डेल्टा पी अपॉन पी, पी नॉट। इसको भी नोट कर लो। ये सिंपल फॉर्म है, मतलब जेई मेंस वगैरह में तुम चाहोगे, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा आंसर हमको मतलब देखोगे तो हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे अज्यूम किया है कि बिल्कुल 0 के बराबर, इसलिए आंसर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट आंसर मेरा मैच कर जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। तो तुम लोग चाहो तो इसी के थ्रू बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे, तुम इसी को सॉल्व करके इसी से बना सकते हो। 1-2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आराम से निकल जाएगा आंसर तुम्हारा। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हमने स्मॉल एन को नलिफाई कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया है, ताकि हमें पता है कि बहुत डाइल्यूट होता है, वो बहुत कम रहेगा, इसलिए उसको हटा सकते हैं। तो अगर तुम्हारा आंसर थोड़ा बहुत चेंज आए तो घबराना नहीं है, तुम्हें पता है क्यों आंसर चेंज आ रहा है, क्योंकि तुमने इसको क्या किया, 0 किया, ये ध्यान रखना। तो इस चीज को चाहो तो वहाँ पे नोट लिख लो कि द आंसर विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर बट नॉट एग्जैक्ट। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट तुम्हारा आंसर मिल जाए, थोड़ा बहुत सिमिलर मिलेगा तो तुमको सिमिलर लेके चलना है, बहुत थोड़ा बहुत चेंज हो, ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। उस चीज को स्टार मार्क करके लिख ही लो ताकि याद रहे, ये ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ढूंढ रहे हैं और मिल ही नहीं रहे हमको। हो गया, छोटा सा नोट करना था, सबका हो गया नोट। हाँ ना, बोले से ओके इसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो, एक थोड़ा सा अलग सा फॉर्मूला हम निकाल के दिखा रहे हैं, कैसे करेंगे। पी नॉट, जो तुमने यहाँ देखा है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। यहाँ पे तुमको अगर मोलारिटी के टर्म्स में दे रखा है तो कैसे करोगे, मोलारिटी के टर्म देकर कैसे करोगे वो समझ लो। एन अपॉन एन, ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। उसको क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉलिड क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट। यहाँ देखो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ये जितना हम नहीं लिखेंगे समझ लो। एन क्या है, ये एन है मेरा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। उसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जो कैपिटल है वो सॉल्वेंट का है, जो स्मॉल है वो सॉल्यूट का है। तो इसको अगर थोड़ा सा और लिखेंगे सजा के तो क्या आएगा, डब्ल्यू बाई एम इक्वल टू एम बाई डब्ल्यू। 1000 से मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी कर दो, दोनों को कर दो, मल्टीप्लाई भी किए डिवाइड भी किए यहाँ पे। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तो है अपना मोल्स अपॉन, ये देखो इस पार्ट को, मोलरिटी इंटू 1000, इसको इससे डिवाइड कर दो, 1000 को इधर किया इसके साथ, ऐसा समझ लो, इसको ऐसे कर दो, 1000 अपॉन डब्ल्यू और m अपॉन 1000 अलग अलग कर दिए। इससे क्या चेंजेस आ रहा है देखो समझ के। तुमको पता है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्ट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलालिटी का, एक सेकंड रुक जाओ, मोलालिटी के साथ चेंज करेंगे। मोलालिटी जो होता है स्मॉल m, क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, लेकिन अगर ग्राम में रखा है तो क्या लिखते हैं, कौन सा मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा चेंजेस करें, क्या करें हम यहाँ पे, ये n था स्मॉल n और ये कैपिटल N था। ठीक है, तुम चाहो तो इसको n रखने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 किया है, इंटू m क्या है, मोलर मास अपॉन 1000 है। तो यहाँ से तुम चाहो तो क्या, दिस इज नथिंग बट दिस पार्ट, ये जो पूरा पार्ट ये क्या है, मोलालिटी। यहाँ पे हमारा वेट क्या है, ग्राम में दे रखा है, तो ग्राम में जब दे रखा है 1000 से डिवाइड करेंगे ऊपर चला जाता है। तो तुम इसको लिख सकते हो ऐसा भी कि डेल्टा पी अपॉन पी जो होता है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, मोडालिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। वैसे कोई फॉर्मूला याद मत ही रखो, बस एक दे रखा है इसलिए मैंने बता दिया। वैसे तुमको जो भी दे रखा है तुम उससे डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन करके देखेंगे, समझ में और आराम से आ जाएगा। फिर से समझना, देख लो कैसे, किसी को डाउट है पूछ लो, बता देंगे फिर से कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नोट करो इस पार्ट को, यहाँ से सिर्फ इसको नोट करो।
ये वाला पार्ट डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू मोलालिटी इंटू, ये लिख लो मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। एक फॉर्मूला और बना दिया। अगर केजी में तो ये रहता है, लेकिन अगर ग्राम में तो क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, और ग्राम में तो 1000 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो डिवाइड होकर ऊपर चले। ये चीज लिखा हुआ है, ये मोल्स था अपॉन वेट था इनटू 1000, ये पूरा क्या हो गया, मोलालिटी हो गया, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पर 1000 आ गया यहाँ पे। हो गया, सबका समझ आ गया? लेकिन ध्यान रखना, अभी हम लोग जो निकाले फॉर्मूला, ये तब मान के निकाले जब हमारे पास क्या है, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हमारा नया फैक्टर ऐड करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर, और हमारा फॉर्मूला जो है बदल जाएगा। क्या बदलेगा देख लेते हैं वो भी। इन केस ऑफ, यहाँ लिख रहे हैं, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब आयनिक है, मतलब जुड़ेगा घुलेगा। हमारा फॉर्मूला चेंज हुआ, क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या देगा, आई इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। इसको भी नोट करिए ध्यान से। अगर मोलालिटी के टर्म्स में लिखें तो क्या रहेगा, यहाँ पे फैक्टर रहेगा इसका आई का, आई इंटू एम इंटू मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो जो भी फॉर्मूले तुम देखोगे सब में एक चेंज आ जाएगा, क्या रहेगा, आई का फैक्टर लग जाएगा। और आई निकालते तुमको अच्छे से आता है, जो हमने देख लिया है। किसी भी पार्ट में दिक्कत हो तो बता देना। हो गया सबका नोट? ओके, ओके राहुल, यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन सब करने हमको, क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, एक दो ट्राई करके देख लो। क्वेश्चन लिखोगे तो समझ लो क्या है। देखो, कैलकुलेट, फॉर इस क्वेश्चन को, calculate the weight of urea which must be dissolved in 400 gram of water so that final solution has vapor pressure 2% less than the vapor pressure of pure water। करो क्वेश्चन को, समझ में आएगा अपने आप। हमें पूछ रहे कितना यूरिया मिक्स करना पड़ेगा किसमें, 400 ग्राम ऑफ वाटर में, जो सॉल्वेंट है हमारा, so that final solution has vapor pressure 2% less। तो 2% लेस का मतलब क्या है, तो मान लो कि मेरा पी नॉट कितना है, 100 है, तो पीएस कितना हो जाएगा बताओ, क्या होगा पीएस। 2% कम कितना होता है, 2%, 100 का 2% कितना होता है। आवाज किसी की नहीं आ रही है, फंस रहा है, मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। फिर से बताओ, 2% कम करेंगे तो 98। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये 98 हो गया है, पीएस 98 है, पी नॉट 100 है। तो तुमको क्या करना, डेल्टा पी बाय पी नॉट निकालना है, और किसके बराबर करना, आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। और जो तुमको पता है क्या होता है, एन अपॉन एन। फटाफट निकालो क्या आ रहा है, थोड़ा सॉल्व द आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। तुम यहाँ पे देखोगे तो फॉर्मूले में क्या यूज किया है, चलो बताते, पहले इसको जल्दी से नोट करो।
कितना आ रहा है आंसर? सब लोग निकालो से कितना आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, फटाफट सॉल्व करो इसको। डेल्टा पी कितना रहेगा? 100 माइनस क्या होता है डेल्टा पी कितना होता है? पी नॉट माइनस पी एस। पूरा लिख के दिखा रहे तुम लोग को। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई। अब देखो तुम्हारे पास सॉल्यूट के बारे में कुछ, यूरिया कैसा है, वो इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? यूरिया का मास क्या होता है पता है तुम लोग को? CuNH2 होल ट्वाइस। यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60 ग्राम्स। निकालने में इसका मास कितना है? 60 ग्राम आ रहा है। जैसे यूरिया, और यूरिया जो है टूटता नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर नहीं टूटता तो आई कितना रहेगा उसका? 1 सर। 1। तो यहाँ पे कितना रहेगा? 1 इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हम उसको जीरो कर दे रहे हैं इसलिए हम ऐड नहीं कर रहे हैं। प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी होता है लेकिन उसको हम जीरो कर दे रहे हैं क्योंकि तुमको पता है कि नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हटा दे रहे हैं। करो सॉल्व, देखो कितना है आंसर। तो पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट कितना है? 100, पी एस कितना? 98 अपॉन पी नॉट 100 इक्वल टू I1 है इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60 है इंटू मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना है? गिवन मास कितना है? 400 और मोलर मास कितना है? 18। ऊपर चले जाएगा, सॉल्व करो, डब्ल्यू निकाल कितना आ रहा है। उसके अप्रॉक्स आना चाहिए, एग्जैक्ट तो नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा आंसर में। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं? मैच करो इसे। ट्वेंटी 26.8 और ठीक है चलेगा। तो हम बोले ना एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा चेंजेस आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे पी नॉट लिया। अगर एग्जैक्ट चाहिए तुमको पी एस लेना पड़ेगा। सबका आ रहा है, बाकी लोग का आंसर बड़े आगे। ये करो सॉल्व भी। इसको बस सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, नया चीज कुछ नहीं है, बस काटो पकड़ के। 2/100 डब्ल्यू निकालोगे 26.8 आ जाएगा आंसर ग्राम। यस सर आ गया। सबका हो गया? कुछ बोलो, उसके बाद ट्राई करो। हाँ सर। ठीक है, एग्जांपल नंबर 12 ट्राई करो खुद से, देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो उसको, समझो क्या क्या बोला जा रहा है। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमको पता नहीं क्या है, डिसॉल्व इन 80 ग्राम्स ऑफ एसीटोन, मतलब एसीटोन में डिसॉल्व, एसीटोन सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 271 ग्राम है, if वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन 283 ग्राम। ये क्या पी नॉट है, ये तुमको पीएस दे रखा है, पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कितना होगा बताओ। चलो फटाफट निकाल खुद से, आंसर में देखो अपने आप निकालो। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू होता है आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। I1 है, कुछ नहीं बोल रहा है तो हो गया। बस फॉर्मूला लिखो पहले अच्छे से, और देखो लिखना पहले, समझना भी बहुत जरूरी है कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या करने वाले हैं। हमें 10 ग्राम सॉल्यूट दे रखा है, हमको उसका मोलर मास पता नहीं है, तो तुमको वेट पता है, मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास W/m होता है, फटाफट निकालेंगे। पी
पी नॉट हमारा 283 है, ये कितना है 271 डिवाइड 283 इक्वल टू I1 होता है, कुछ नहीं दे रखा है तो, इनटू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। कितना है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन? ये हो रहेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब ये चीज तुमको सॉल्व करना है, तो सॉल्यूट का मोल्स क्या होता है ये निकाल देंगे यहाँ से। सो दिस इज नथिंग बट, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं। सो इक्वल टू कितना रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम्स, और मोलर मास कितना है सॉल्वेंट में, कितना रहा है मोलर मास CH3, C डबल बॉन्ड और CH3, ये होता है एसीटोन। देखो कितना मास आ रहा है इसमें निकाल के। yes. 58 आ रहा हो, कितना देखो निकाल के 58। और तुमको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है पता है, निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम दे रखा है, तो 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता नहीं कितना है इनटू 58 डिवाइड बाय 80। और इधर कितना रहेगा, इसको माइनस कर लो, और 71 81 12 डिवाइड बाय 283। तो यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालो कितना है, उसको इधर ले लो, बाकी सबको इधर ले लो। इधर ले गए 58 इंटू 283 डिवाइड बाय 12 इंटू 8। सॉल्व इट। अप्रॉक्स कभी एग्जैक्ट करने के चक्कर में मत रहना, ध्यान रखना। 12 25 60, इसको 5 में काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 4 3 40। वो कितना निकल कर रहा है, सही कर रहे हैं ना। 35 हो हो जाएगा। अच्छा ये वाला कितना 24 है, 35 का प्लस कितना रहता है 15 और बाकी अप्रॉक्स इतना रहा 165 ग्राम। एग्जैक्ट करने के चक्कर में मतलब मैं पहले बता रखे हैं आंसर कितना 163। अब अप्रॉक्स सेम ही है, अलग नहीं है ज़्यादा, तो तुम्हारे पास आंसर दिख जाएगा, उसके अप्रॉक्स में जो है टिक कर देना। अब देखो एग्जैक्ट करोगे सॉल्व बहुत टाइम लगेगा, 12 50 डिवाइड 12 करोगे 4.9 समथिंग आएगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अप्रॉक्स करो, टाइम बचा। क्लियर सबको कैसे कर रहे हैं? किसी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। जैसे तुम लोग 4 से क्लास भी स्टार्ट हो रहा है, तो हम अभी इसको खत्म कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन तुम लोग खुद से करना, अगर होगा तो कुछ क्वेश्चन भेज देते करने के लिए। हो गया सबका? किसी पार्ट में डाउट? किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, कहीं दिख रहा है दिक्कत है? हो जाएगा सबसे? अब हाँ सर। बाकी लोग हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया सबसे, समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं? यस सर। शुभम, राहुल, यस सर। वंशिका, स्वप्ना, देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं? सारा स्टेप समझ आ रहा है कैसे करें, क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन काफी सिंपल होता है, जो डाटा दिया है उसको यूज करो और जो पूछ रहा है उसको निकालो। तुमको लगभग सब चीज दिया ही रहेगा इस क्वेश्चन में, जो नहीं दिया रहेगा उसको निकालना होगा, और वो चीज तुमको देख लेना है कहाँ पे रखना। तो करो वैल्यू, सबसे करो आंसर में, निकाल दो आंसर फटाफट। तो करो, देखो, इसके बाद तुम लोग जैसे क्लास स्टार्ट होने वाला है उसको करते बैठते हैं। शुरुआत कितना रखें, रिवीजन करते रहना ताकि समय से बना सके, और किसी पार्ट में दिक्कत है तो हमेशा पूछ लो, वेलकम है। ठीक है, थैंक यू।